वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हम सीए फाइनल एसएफएम हमारा चैप्टर चल रहा है सर। कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है सर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस करे थे एंड इस वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सबको पता चल गया होगा मेरा पैटर्न क्या है। आपको मेरा पैटर्न क्या है, आपको सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके बैठने हैं। आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स हैं आपको सब वो रिवाइज करने हैं एंड उसके बाद आपको क्या करना है सर, आपको स्पीड बढ़ानी है। आपको स्पीड 1.5 1.2x 1.6x 1.8x जितने पे आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको वो चीज समझ आनी चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जितनी भी स्पीड पे आपको समझ आ रही है आपको वीडियो को उतनी स्पीड पे आपको बढ़ाना है। और आपको क्या करना है, मुझसे पहले क्वेश्चन खत्म करना है, मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, मुझसे पहले उसका आंसर निकालना है एंड मुझसे पहले उसको सब कुछ रैप अप करना है। सो मेरा क्या रहेगा तरीका, मेरा आपको तरीका पता ही है। मैं आपको क्या करवाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, साथ साथ कॉन्सेप्ट बताता हूँ एंड आपको क्वेश्चन के आंसर भी टैली करवा देता हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको फटाफट खत्म करना है एंड इसका बेनिफिट लेना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एंड यस, सारा सी फाइनल गेम ही कॉन्फिडेंस का है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। सो मैं अपने थोड़ा पेन और हाईलाइटर ले लेता हूँ। मैं अपना हाईलाइटर और हमारा पेन ले लेता हूँ। सो यस, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर मैं आपको बताऊं दोबारा, अगर ये आपको ना सेकंड और थर्ड डिवीजन में भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। सो देखते हैं। ए लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22%। अच्छा ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40%। बी लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 24% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 38%। ए लिमिटेड हैज अ बीटा ऑफ 0.86 एंड बी लिमिटेड हैज अ बीटा ऑफ 1.24। The coefficient of correlation coefficient between the return of A limited and B limited is 0.72. The standard deviation of the market is 20%. Suggest, is investing in B limited better than investing in A limited? आप बताइए, क्या मैं B limited में इन्वेस्ट करूं या A limited में इन्वेस्ट करूं, किस में इन्वेस्ट करूं, which one will be the better for me? आप बताओ। आप देखो कि भाई ए लिमिटेड की आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 22%, इसका एस डी आपका 40% एंड बी लिमिटेड का एस डी आपका 38% और रिटर्न आपकी 24%। तो ऑब्वियसली हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये देखेंगे जहाँ पे रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं देखूँ इसके अंदर मेरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका ए लिमिटेड का 40% है एंड बी लिमिटेड का 38% है। और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग और मेजरिंग अस रिस्क ऑफ द एनी एंटिटी। तो हम देखें कि भाई हमारा जो है ए लिमिटेड के अंदर 40% रिस्क है एंड बी लिमिटेड के अंदर 38% रिस्क है। तो रिस्क परस्पेक्टिव से तो बी लिमिटेड बेनिफिशियल है कि भाई बी लिमिटेड का 2% रिस्क कम है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बी लिमिटेड की रिटर्न भी ज्यादा है क्या। बी लिमिटेड की रिटर्न 28% है एंड ए लिमिटेड की रिटर्न 22% है। ओहो, बी लिमिटेड तो दोनों ही चीजों में बेहतर है, आपकी रिटर्न भी ज्यादा है और आपका रिस्क भी कम है। तो विदाउट एनी डाउट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन बी लिमिटेड रेदर देन इन ए लिमिटेड। तो हम आंसर भी देख लेते हैं। इसका पेन हम दूसरा लेंगे, इसका पेन हम लेंगे रेड कलर का। देखते हैं क्या है 21। ए लिमिटेड हैज अ लो रिटर्न, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाई रिस्क बी एस का देन बी लिमिटेड। इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड इज बेटर देन इन ए लिमिटेड बिकॉज द रिटर्न्स आर हायर एंड द रिस्क इज लोअर। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाउएवर इन्वेस्टिंग इन बोथ विल यील्ड डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज, क्योंकि अगर दोनों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा कहते हैं कि भाई पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो उसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन होगी। जिसके ऊपर हमें कमेंट करना है तो उन्होंने बताया कि भाई बी लिमिटेड इन्वेस्ट करें या फिर ए के अंदर करें। तो हमने बता दिया, हमारे वाला पार्ट बहुत सिंपल था। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ यू हैव 30%, इफ यू इन्वेस्ट 30% बी लिमिटेड एंड 70% इन ए लिमिटेड, यही आपका पोर्टफोलियो होता है। दिस इज द पोर्टफोलियो कि भाई थोड़ा पैसा बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करा, थोड़ा पैसा ए लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करा। तो आगे क्या मांगना चाहता है, ये कह रहा है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या आपकी बताओ कि भाई क्या एस डी होगा और आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो आपको पता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है पोर्टफोलियो का, इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज रिटर्न। तो वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल देंगे। वेट्स आपको दे रखे हैं 30% बी लिमिटेड के अंदर, 70% ए लिमिटेड के अंदर। और आपका एस डी का तो आपको पता है बड़ा सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लगा क्या होता है, एस डी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस एस डी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 एस डी बी डब्ल्यू बी इंटू आर और ए और बी का। अगर आर ए बी का ना दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, +2 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी और एस डी बी इंटू आर की जगह हम कोवेरियंस लिख देते हैं। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें शायद आर दे रखा है, देखते हैं आर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 0.72। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम कोवेरियंस नहीं लगाएंगे, हम सिंपल अपना फॉर्मूला रखेंगे। तो दोनों चीजें बहुत सिंपल थी, फटाफट मुझसे पहले आंसर निकालो सर। क्या है, ए लिमिटेड रिटर्न है, ए लिमिटेड की है 22% है और बी लिमिटेड की 24% है। लगा दो सर वेटेड एवरेज, 24% का क्या है 30% और 22% का आपका है 70%। तो आंसर आएगा आपका 22.6%। ठीक है, वेटेड एवरेज
रिटर्न कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ये याद रखना, वेट सही से लगा देना। कभी ए के ऊपर आप लगा दो 30 और बी के ऊपर लगा दो 70, क्योंकि इन्होंने क्या करा, 30 जो है बी लिमिटेड के अंदर, यहाँ पे उल्टा लिखा है इन्होंने कि भाई 30 जो है बी लिमिटेड के अंदर है और 70 है ए लिमिटेड के अंदर है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट क्या करते हैं, ए पे लगा दिया हमने सीधा क्या 30 और बी पे लगा दिया 70, जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन को लिखा उल्टा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप वेट से लगाना, अदरवाइज वेट गलत लगाओगे तो आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न भी गलत आ जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी सिली मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और आपका क्या रहेगा, पोर्टफोलियो एसजी। अच्छा, पोर्टफोलियो का तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ सर। फॉर्मूला क्या, कैलकुलेटर पे खत्म करो। आपने बोला एस जी ए स्क्वायर क्या है, एस जी ए स्क्वायर हमारा 0.4। ठीक है, और इसका क्या हमारा हमारा वेट है इसका ए का वेट है हमारा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, एस जी बी स्क्वायर 0.38 मल्टीप्लाई 0.38 मल्टीप्लाई बाय आपका ए का हमारा बी का हमारा है 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 2 एस जी बी डब्ल्यू बी इंटू आर ए और बी का जो है 0.72। आंसर देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर, 37.06 आ रहा है, क्या आ रहा है 37.06 2217958 37.06 जैसे अप्रोक्सीमेटली आप 37% भी कह सकते हैं या 37.06% भी कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, देखो वो 37.06। सर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, 37.06 कर दिया, या फिर इन्होंने क्या करा 37% भी बोल दिया। आंसर 37.06 इज ऑल्सो करेक्ट एंड द वेरिएशन में ओकर ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, ये तो हमें पता ही है। इसका क्या वेरिएशन छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही लिख के आज एग्जाम में 37.06221795%। क्या है आगे, कुछ कैलकुलेशन थोड़ी है होनी है इसकी, एक सिंपल आंसर है, एक नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे क्या मांग रहा है, आगे मांग रहा है व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, कह रहे आरएम निकालो और आरएफ निकालो, आरएम निकालो और आरएफ निकालो। आरएम और आरएफ आपको एक ही चीज से निकलेंगे, कैसे, आपका सीएपीएम वाली इक्वेशन से। सीएपीएम वाली इक्वेशन क्या होती है, सीएपीएम रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको बीटा दे रखा है, ए लिमिटेड का बीटा दे रखा है 0.86 और बी लिमिटेड का दे रखा है आपको 1.24। ऐसे वाले क्वेश्चन हम पहले बहुत सारे करके आए हैं। क्या करते हैं, तो इक्वेशन बनाते हैं, जो फिगर्स दे रखी होती हैं वो लेते हैं, और जो फिगर्स मिसिंग होती हैं उनको हम लेट कर लेते हैं। सपोज जैसे इसमें आरएम और आरएफ नहीं है, तो हम आरएम और आरएफ लेट कर लेंगे, अज्यूम कर देंगे कि आरएम या तो एक्स है और आरएफ आपका वाई है, या फिर आरएम और आरएफ ही सिंपल टर्म्स यूज करो। बीटा आपको दे रखा है 0.86, दूसरे का दे रखा है 1.24, और आपकी दोनों क्या है, आपकी सीएपीएम रिटर्न हमें दे रखी है क्या है, आपकी 22% है, एक की 24% है। दोनों इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व करो, या तो प्लस करो या माइनस करो, कैसे भी करके दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। उसका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आर एम इक्वल टू वो आर एफ की टर्म्स में आ जाएगा कि आर एम की वैल्यू आर एफ -1 या आर एफ प्लस 0.07 ऐसा कुछ करना करके आएगा कि भाई आर एम और आर एफ के बीच में रिलेशन आ जाएगी। तो जब वो रिलेशन आएगी, आप सब्सटीट्यूट करोगे किसी भी ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में, किसी में भी सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आर एम या आर एफ किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, एक की या दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। आप एक सब्सटीट्यूट करोगे एक की वैल्यू मिलेगी, फिर आप दूसरे में सब्सटीट्यूट करोगे दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज ये मांग रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत पहले सारे क्वेश्चन करके आए। देखो 22% इक्वल टू आर एफ नहीं पता तो आर एफ लिख दिया, प्लस बीटा आपको पता है 0.86 है इंटू आर एम माइनस आर एफ। ऐसी दूसरे का सिक्योरिटी बी का 24% रिटर्न है, आर एफ हमें नहीं पता, आर एम माइनस आर एफ भी नहीं पता, पर 1.24 पता है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दोनों को या तो माइनस कर लो, 24 माइनस 2 ऐसे करके माइनस कर लो, या फिर प्लस कर लो, कुछ भी कर लो। वैसे माइनस ही करेंगे तभी क्या होगा, आपका आर एफ कट जाएगा, और आपका ये क्या होगा, आर एम माइनस आर एफ में क्या आएगा 1.24 माइनस 0.86 -0.86, ये आपका आ जाएगा 0.38। ठीक है, इन्होंने क्या करा 1 -2 करा तो माइनस के साइन लगा दिए, माइनस माइनस भी कट जाएंगे आपके, -2 ये भी कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आर एम माइनस आर एफ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0.19। ऐसे ही है ना, क्या आ रहा है, आर एम माइनस आर एफ 2 डिवाइड बाई 0.38, या आएगा आपका 5.26। ठीक है, आर एम माइनस आर एफ 5.26। तो इस तरीके जैसे इन्होंने सॉल्व करा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई आर एम माइनस आर एफ इक्वल टू 5.26। अब इस वाली इक्वेशन को इन्होंने यहाँ पे 1 में पुट करा होगा, आर एम माइनस आर एफ को 5.26। अब देखो हम आंसर निकालते हैं, 5.26 मल्टीप्लाई बाई 0.86 और आपका क्या 22 माइनस प्लस 22, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर है 17.4764। आर एफ आपका आ जाएगा 17.4764, तो यहाँ पे 17.5 लिख दिया। अब 17.5 आ गया, अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा होगा, यहाँ पे पुट करा होगा, आर एम माइनस आर एफ आपका 5.26 था ना, तो आपका आर एफ हमें आ गया 17.5, इसमें प्लस कर दो 5.26, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आर एम आ जाएगा, जो कि आएगा आपका 22.7364, या फिर इन्होंने जैसे राउंडिंग ऑफ करके कराया तो 22.76। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर आपका बहुत सिंपल था।
ऑल्टरनेटिवली 17.47 जो मैंने आपको बताया कैलकुलेटर पे जो हमारी फिगर रहती है, इन्होंने कहा वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन करके। और आपका स्मॉल वेरिएशन फिर आपका क्या आ जाएगा, आरएम के अंदर भी आ जाएगा 22.73, वो हमने निकाला ही है 22.7364। तो उन्होंने वही चीज़ कही है कि भाई ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन की वजह से दो हम आंसर दे रहे हैं, ये हमारी पुरानी आदत है, वो तो हमें पता ही है ना। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा आंसर सिंपल मैच हो गया। हमें आंसर मैच करने का पर्पस ही नहीं है सर, हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना। आपकी देखिए आपको कॉन्सेप्ट आता है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो उस क्वेश्चन को सेकंड और थर्ड डिवीजन में देखने की जरूरत ही नहीं है, एंड इवन आपको लास्ट 1.5 डे में भी देखने की जरूरत नहीं है। और वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको पता है आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, बट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, माइट भी उसके अंदर कोई ट्रिक हो, या माइट भी उसके अंदर कोई पॉइंट हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना चाहिए, तो हम वही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें जो आपको 1.5 डे में देखना है, या माइट भी थर्ड सेकंड और थर्ड डिवीजन देखने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड मतलब फोर्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन का, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, वेट दे रखा है 70 और 30, बताओ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वेटेड एवरेज बीटा होता है, वेट दे रखे हैं 70 और इसका वेट दे रखा है 30, किसका, बी लिमिटेड का 30 है और ए लिमिटेड का 70। अब यहाँ पे सीधा लिख दिया उन्होंने, वेट्स तो वही है 70 30 वही है कि भाई ए का 70 है बी का 30 है, बट यहाँ पे लिख दिया सिंपल। तो अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है क्वेश्चन, फटाफट फिगर देखता है और सीधा सीधा करता है, तो यहाँ पे उसका बच जाएगा, यहाँ पे उसकी गलती नहीं होगी क्योंकि ए इन्होंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं बीटा क्या दे रखे हैं, बीटा दे रखा है 0.86 किसका, ए का है, और बी का कितना है 1.24, तो 0.86 मल्टीप्लाई 0.7 और बी का कितना है 1.24 मल्टीप्लाई बाय 0.3, आंसर क्या आएगा आपका, आएगा 0.974, 0.974 बस। सर अब बताओ क्या क्वेश्चन देखने की जरूरत है, क्या देखने की जरूरत है सर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखो फोर्थ वाला पार्ट बीटा हम कितने वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल के आए, बीटा क्या होता है, वेटेड एवरेज बीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आर एम माइनस आर एफ ये वाले भी हम सब ऊपर निकाल के आए कि भाई दो इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन की हमें क्या सीपीएम रिटर्न लगाओ, ए के अंदर अलग लगाओ सीपीएम इक्वेशन, बी के अंदर सीपीएम इक्वेशन अलग लगाओ, दोनों को सॉल्व करो, आर एम की आर एम माइनस आर एफ या इसकी रिलेशन मिलेगी आपको, उस रिलेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपकी फिगर आ जाएगी, आर एम की आएगी आर एफ की आएगी, तो वही जो फिगर आएगी आप उसमें रिलेशन पुट कर दो, आपकी दोनों फिगर्स आ जाएंगी। तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं थी। अब बताओ सेकंड पार्ट क्या है, वेट तेरा, और बताओ कह रहा है पोर्टफोलियो ऐसे निकालो और क्या निकालो, पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो क्या होती है, वेटेड एवरेज, तो खत्म, ये इसमें भी कुछ नहीं करना। एसजी का क्या होता है, अंडर रूट वाला बड़ा सा फॉर्मूला, तो हम क्या फॉर्मूला की प्रैक्टिस थोड़ी करना है, हमें तो फॉर्मूला आता है, उसके अंदर क्या क्या फिगर्स आती है हमें वो सब कुछ आता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 क्यों देखूं, नहीं देखूंगा मैं। और फर्स्ट वाला पार्ट तो सिंपल ही था, ये तो आप बेसिक से पढ़ते ही हो कि भाई किस में इन्वेस्ट करें किस में ना करें, ऑब्वियसली जिसके अंदर क्या हो रिस्क कम हो रिटर्न ज्यादा हो उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस केस में क्या हुआ, बी दोनों में ही बेटर था कि भाई उसका रिस्क भी कम था उसकी रिटर्न भी ज्यादा थी, बट अगर दोनों डिफरेंट होते तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाते। कैसे, हम देखते हैं रिटर्न डिवाइड बाय एसजी करते कि भाई मेरा एक एसजी पे कितना रिटर्न आ रहा है, तो जिसके अंदर रिटर्न आता है एक एसजी पे तो हम वो वाला ऑप्ट कर लेते, उसके अंदर इन्वेस्ट करते, बट वो केस था ही नहीं, यहाँ पे दोनों ही चीजों में बी बेटर था देन ए, तो इसलिए हमारा सिंपल आंसर हो गया बी बेटर देन ए, तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं होता तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली से काटा मारिए, सेकंड डिवीजन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 सर क्या कहना चाहता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब आपको बताऊं ये वाला क्वेश्चन आपको करना है नहीं करना। अब सर देखो ये फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 22, नेक्स्ट आपका कौन सा है 23, और नेक्स्ट कौन सा है आपका 24, 24 तो चलो थोड़ा सा अलग है बट सिंपल है वो भी, 25, 26 देखो, 26 27 आपको देख रहे हैं, 28 देख के पता चल रहा होगा, और 29 30 तो अलग है। ठीक है, ये आपको देखो सिंपल सी टेबल दे रहा है, सब में क्या कह रहा है, बीटा दे रहा है, किसी में डिविडेंड दे रहा है, किसी में इनिशियल प्राइस दे रहा है, पर हर एक में बीटा आपको मिलेगा, देखो बीटा इसमें देखो मिलेगा बीटा। आपको एक थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, देखो बीटा 28 में बीटा है, 27 के अंदर बीटा है, 26 के अंदर बीटा है, और इसके अंदर ही बीटा है, 25 के अंदर ही बीटा है, और बताओ, और आप आओ 24 तो चलो अलग ही हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 23 के अंदर बीटा है, और बताओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 22 के अंदर भी बीटा है। बताओ ये 4 5 क्वेश्चन कितने ज्यादा ही हो गए, 6 7 क्वेश्चन हो गए। आपको क्या करना है, सबके अंदर सेम ही कैलकुलेशन लगनी है। क्या करना है सर, सीपीएम इक्वेशन लगती है, आपको आरएम निकालना होता है, आपको वेटेड एवरेज बीटा निकालना होता है, आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी से इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 की इनकी क्या निकालनी होती है, इनको रिटर्न निकालनी होती है, किससे, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपका सीएपीएम वाला जो फॉर्मूला होता है उससे आपको क्या निकालनी है, रिटर्न निकालनी है। आरएम आरएफ दे रखा होगा, नहीं दिया तो आरएम निकालो, आरएफ नहीं दिया तो आरएफ निकालो। ठीक है, बीटा नहीं दिया, बीटा तो दे ही रखा है, सबके अंदर बीटा तो दे ही रखा होता है। और फिर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल का निकाल दिया, आप कहना भाई पोर्टफोलियो का भी निकाल के दिखाओ, पोर्टफोलियो का भी आप क्या निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, आप निकाल के दिखाओ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, क्या या तो वेटेड एवरेज निकालो, चलो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराता हूँ, ज्यादा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि आप इसमें से भी कोई भी एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेना, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है, एक या चलो मैक्सिमम 2 ले लेंगे, आपको बाकी क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। इवन मैं तो क्या करूंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं, तब भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ठीक है, आप ये टेबल पे नजर मार लो, ऊपर क्या कह रहा है, XYZ Limited has a substantial cash flow and until surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short term equity investment details for which are given below। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, बीटा दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दे रखी है, और देखो करंट मार्केट रिटर्न दे रखी है 19%, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है 11%, RF दे रखा है आपका 11 और RM दे रखा है आपका 19%। क्या क्या चाहता है, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दैट ऑफ मार्केट। अच्छा, आप ये देखो इस वाले जो पोर्टफोलियो का है रिस्क निकालना है, तो आप देखो बीटा आपका कितना आ रहा है, आपका बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वाले के अंदर रिस्क हम निकालेंगे भी कैसे, हमें स्टैंडर्ड एविएशन दे नहीं रखा है, तो वो उससे हम कर नहीं सकते, हमें इसके अंदर रिस्क का एक ही मेजर है इस वाले क्वेश्चन में, दैट इज बीटा। यील्ड तो रिस्क का मेजर नहीं होता ना, मार्केट प्राइस से कुछ निकलना, सिर्फ बीटा से ही निकलना है। तो आप देख लो भाई पोर्टफोलियो का क्या बीटा है, क्योंकि इन्होंने क्या मांगा, पोर्टफोलियो का मांगा है, तो पोर्टफोलियो का बीटा देख लो क्या आ रहा है, ये तो हो जाएगा आपका एक्चुअल बीटा। फिर हम देखेंगे भाई इसका एक्चुअल तो बीटा कितना है आपका, जो हम आएगा हम देख लेंगे। पर इन्होंने दे रखा है भाई CAPM में इन्होंने RM दे रखा है, RF दे रखा है, तो देखते हैं CAPM से आपका कितना आना चाहिए था बीटा, फिर हम देख लेंगे कितना आना चाहिए था, फेयर बीटा कितना होना चाहिए था, और कितना आ रहा है एक्चुअल में, फिर से देख लेंगे भाई क्या हमारा, क्या रिस्क हमारा ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले फटाफट आप निकालो कि भाई इसका वेटेड एवरेज बीटा कितना आ रहा है। वेटेड एवरेज के लिए आप देखो भाई हमने कितना इन्वेस्ट करा, तो 60,000 इंटू 4.29, 80,000 इंटू 2.92, 1 लाख इंटू 2.7, 1,25,000 इंटू 3.14। मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, हम देखते हैं। तो 60,000 इंटू 4.29, ये आपका आएगा 2,57,400, ठीक है, और 80,000 इंटू 2.92, 233,600, 1 लाख इंटू में 2.17, ये तो 2,70,000 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1,25,000 इंटू 3.14, ये आपका जाएगा 392,500, सबका टोटल आएगा 11,500। ठीक है, तो आपका ये सब आ गया। इसका वेटेड एवरेज बीटा कैसे करेंगे, अब इसका देखो 1.16, अब देखो सिंपल है 1.16, बीटा यही है ना फिगर्स, 1.16, 2.28, 0.9, 1.5, 1.16 इंटू 257,400, 2.28 मल्टीप्लाई बाय 233,600। सर फटाफट मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करना है आपको ये, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2,17,000, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 392,500, टोटल डिवाइड करेंगे हम किससे, 11,500 से, तो आपका आंसर आएगा 1.4677346606, 1.4677346606। तो अप्रोक्सीमेटली 1.47 कह देते हैं। इन्होंने क्या करा है 1.46, अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या करा, देखो इनकी वही पुरानी हरकत है, पहले अलग अलग क्या करे, वेट हमें पता है 1 होता है, तो उन्होंने क्या करा 11,500 को हर एक का वेट निकाला भाई, 257,500, 11,500 के अंदर इसका कितना वेट आ रहा है, तो इन्होंने निकाला 0.2339। पहले हर एक को राउंड ऑफ करेगा, पहले हर एक को राउंड ऑफ करेगा, फिर उस राउंड ऑफ वाली फिगर को बीटा पे मल्टीप्लाई करेगा, इसे भी राउंड ऑफ निकालेगा, इसे भी राउंड ऑफ, सबको राउंड ऑफ करके निकाल के आंसर 1.46 दे रहा है। बताओ मेरा क्या कहना है, आप क्यों अलग अलग राउंड ऑफ कर रहे हो, आप क्यों अलग अलग कर रहे हो, हम फटाफट एक ही बारी में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालते हैं जो कि आपका 1.47 आएगा। बट ठीक है, इंस्टीट्यूट की आदत है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1.47 भी निकाल सकते हैं। और मेरा तो कहना है ऐसे वाले केस में क्या होता है, पूरा निकाल के दिखा दो, 1.4677346606, खत्म ही, इस पंगा ही खत्म इनका राउंडिंग ऑफ का। बहुत राउंडिंग ऑफ में बहुत दिक्कत करते हैं, कभी 2 डेसिमल पॉइंट, कभी 3 डेसिमल, कभी 4 डेसिमल, कभी 4 डेसिमल। तो मेरा कहना है अगर वो वाली फिगर आपकी कहीं भी आगे वाले क्वेश्चन में यूज नहीं हो रही है, अगर वो कहीं भी आगे वाले क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं हो रही है, आपको पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ के, तो आप क्या करो फुल डेसिमल लिख दो, काम ही खत्म। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वाली फिगर आगे भी यूज होने वाली है, एंड अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा कि आपको 2 डेसिमल तक राउंडिंग ऑफ करनी है, 3 डेसिमल तक करनी है, अगर क्वेश्चन में लिखेगा तो आपको वहीं उसी पॉइंट पे आपको डेसिमल की आपकी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। बट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप क्या करो 4 डेसिमल तक कर लो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, 4 डेसिमल पॉइंट्स विद अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन तक आपको करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 1.46 हमारा क्या हो गया, बीटा का आपका एक्चुअल आपका आ गया, किसका पोर्टफोलियो का आपका क्या आ गया, एक्चुअल बीटा आ गया। अब मैं देखता हूँ भाई पोर्टफोलियो का एक्चुअल बीटा तो 1.46 आया, बट CAPM से होना कितना चाहिए था बीटा, तो वो देख लेते हैं। अब इसका देखते हैं बीटा हमारे पास आ रहा है पोर्टफोलियो का, कैसे निकालते हैं। RM हो गया, करंट मार्केट रिटर्न दे रखा है, RF हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट निकालो। एक्सपेक्टेड यील्ड तो देख लेते हैं भाई, इस पर रिटर्न कितनी आ रही है हमारे पास, 19.5%, ये लगाया था ना, 60,000 इंटू 4.29 इंटू कितना 19.5%, कितना है 50,193, 50,193। ऐसे ही सबका डिविडेंड निकाल लो, सबका डिविडेंड निकाला, उसका टोटल है कितना 246,282,
कोई दिक्कत नहीं है। अब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारा क्या आएगा 22.38%, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था ना। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हमारी आ गई। हमें क्या करना था, हमें आरएम दे रखा है 19%, हमें आरएफ दे रखा है 11%। हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हमें बीटा निकालना है, तो सीपीएम इक्वेशन क्या करेंगे, आरएफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएम दे रखा है, आरएफ दे रखा है, बीटा में नहीं पता तो बीटा को एक्सलेट कर लिया। अब सीपीएम रिटर्न से हम क्या देखेंगे, हमारी एक्चुअल कितनी रिटर्न है, हमारी एक्चुअल रिटर्न हमने देखा, हमें डिविडेंड मिल रहा है कितना 19.5%, 24%, 17.5%, 26%। और हमें क्या करना है, ये आपका क्या यील्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मार्केट जो कैपिटलाइजेशन आएगी दैट इज 60,000 टू 4.29, उस पर 19.5%। ऐसे हमने सबका लगाया, सबका हमने देखा तो हमारी रिटर्न आ गई 246 282, ठीक है। 246 246 282 आ गई। इसका हम देखेंगे कितना हमने इन्वेस्ट करा था, हमने करा था 11,05,500, तो उस पर हम देखेंगे हमारी कितनी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गई, वो आ गई हमारी 22.38%। तो बस खत्म, इक्वेशन पुट कर दो, 22.38% इक्वल टू आरएफ, आरएफ हमारा 11% प्लस बीटा में नहीं पता इंटू आरएम माइनस आरएफ, तो आरएम आपका 19%, आरएफ कितना 11%। सब निकाल लो सर, फेयर बीटा कितना आना चाहिए, 8% हो गया ना ये, 22.38 या 0.2238 माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय 0.08, यही है ना, 1.4225, 1.4225, जिन्होंने करा 1.42, तो होना कितना चाहिए था आपका 22.38% रिटर्न पर कितना बीटा आना चाहिए था, आना चाहिए था 1.42, आ कितना रहा है 1.46, तो आपका तो ज्यादा बीटा आ रहा है, दैट इज योर पोर्टफोलियो इज बिटर, बिटर क्या है आपका, थोड़ा लिटिल बिट रिस्की, ठीक है, वही चीज उन्होंने लिखी होगी कि भाई 1.46 आ रहा है, पहले 1.42 था, तो 10 पोर्टफोलियो इज मार्जिनली रिस्की कंपेयर टू द मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपल हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, वेदर एक्स वाई जेड शुड चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। अब बताओ क्या पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन चेंज करें, तो आप देख लो हर एक की क्या करो, सीएपीएम आप निकाल लो, सीएपीएम, सीएपीएम रिटर्न से आप क्या निकालो, सीपीएम वाली इक्वेशन से आप हर एक की रिटर्न निकाल लो, कैसे निकालोगे, बीटा दे रखा है, आरएम दे रखा है, आरएफ दे रखा है, हर एक की सीपीएम मतलब हर एक इन्वेस्टमेंट की आप क्या करो, हर एक इन्वेस्टमेंट की आप रिटर्न निकालो। अब वो देख लो कितनी वो फेयर रिटर्न हो जाएगी, एक्चुअल रिटर्न आपकी दे रखी है 19.5, 24, 17.5, 26। अब इससे ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड मेजर कर लेंगे, सपोज पहले वाली कितनी आएगी आपकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट वन की, सो आर एफ हमें दे रखा है 11%, मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1.16 इंटू आर एम माइनस आर एफ, दैट इज 19 माइनस 11 मतलब 8, और प्लस आपका आएगा 11, तो 20.28% इसका आ गया, तो 20.28 इसका क्या है सीएपीएम है, और एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में आपका देखा 19.5%, तो वेन एवर सीएपीएम रिटर्न इज मोर देन योर एक्चुअल रिटर्न, तो क्या होता है वो ओवर वैल्यूड होता है, ओवर वैल्यूड वाले केस में हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी को सेल करते हैं। तो इस तरीके से आप हर एक इसकी अगर इन्वेस्टमेंट 2 की 3 की 4 की रिटर्न निकालो, 2 की कितनी आएगी, 2 की आएगी आपकी 2.28 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 11, ये आएगी आपकी 29.24, और इस वाले केस में भी आप क्या करोगे, ओवर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। नीचे वाले केस में क्या हुआ, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 11, ये आपका आएगा 18.2, 18.2 17.5 से ज्यादा, अगेन ये भी ओवर वैल्यूड है, इसे भी सेल करोगे। लास्ट वाले में क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 11, ये आपका आएगा 23, ओहो ये तो कम हो गया 23, मतलब सीएपीएम रिटर्न इज लेस देन योर एक्चुअल रिटर्न, तो ये वाला अंडर वैल्यूड होगा, इसमें क्या करेंगे हम, इसे बाय करेंगे। तो वही इन्होंने चीज लिखी है, द डिसीजन रिगार्डिंग, देखो इन्होंने क्या करा, 20.28, 29.24, 18.2, 23 निकाला, और मतलब पहले तीन हमारे क्या गए थे, हमारे क्या गए थे ओवर वैल्यूड आ गए थे, तो उस केस में हमने सेल करा, तो वही चीज इन्होंने लिखी होगी। कंपैरिजन ऑफ डिविडेंड यील्ड विद एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएस शोज दैट द डिविडेंड यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 2 3 आर लेस देन एज कंपेयर टू आरएस, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये डिनोशन की आपकी जो है नोटेशंस लिख रहा है, आरएस वगैरह करके लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली आप सीपीएम रिटर्न एक्चुअल रिटर्न वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर ओवर प्राइस, ठीक है ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यूड है, एंड शुड बी सोल्ड, बस ओवर वैल्यूड है, सोल्ड करने चाहिए इन्वेस्टर को। हाउएवर इन केस इन्वेस्टमेंट 4 द डिविडेंड इज मोर देन दिस, आपके क्या कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, सो एक्स वाई जेड शुड इंक्रीज इट्स प्रपोर्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसे क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। खत्म सर, आपका क्वेश्चन नंबर 22 अगेन देखा जाए तो बहुत सिंपल है, क्या करना था आपको, ये 3 4 क्वेश्चन आपके सिंपल आएंगे, क्या करना है आपको, आपको निकालना है सबसे पहले आपकी पोर्टफोलियो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा आरएम दे रखा है, आरएफ दे रखा है, हमें क्या करना था, बीटा निकालना था, बीटा दे रखा है हमें, बीटा भी दे रखा है, तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले रिटर्न निकालनी है पोर्टफोलियो की, रिटर्न निकालनी है, तो हमने देखा कि भाई हमारा कितना बीटा आया पोर्टफोलियो का, कोई दिक्कत नहीं है, वो आया 1.42, एक्चुअल में क्या बीटा प्रिवेल कर रहा है, उसके लिए हमने वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया, वेटेड एवरेज बीटा करके पोर्टफोलियो बीटा निकाला, वो आपका आया था समथिंग लाइक 1.46, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये तो मार्जिनली रिस्की हो गया हमारा पोर्टफोलियो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में मांगा कि भाई चेंज करनी चाहिए कॉम्पोजिशन या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या करा, हर एक इन्वेस्टमेंट की इंडिविजुअली हमने सीपीएम रिटर्न निकाली, एक्चुअल रिटर्न आपको एक्चुअल डिविडेंड यील्ड दे ही रखी थी, उससे कंपेयर करके हमने देख लिया क्या ओवर वैल्यूड है क्या अंडर वैल्यूड है, सिंपल क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ करना है या वाला नहीं करना है वाला। क्वेश्चन नंबर 23,
ये वाला क्वेश्चन तो आपको कतई भी नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये वाला आपको क्वेश्चन करना भी नहीं है। पढ़ा देता हूँ सर, फटाफट खत्म कर दीजिए। अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी हैज अ अमाउंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ टू इन्वेस्ट, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, एक ओके। द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलोज, ठीक है। ये आपके कितने 5 म्यूचुअल फंड है, इनका बीटा बीटा दे रखा है, ठीक है। इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड, अच्छा, ए के अंदर 20, बी के अंदर 20 करेगा, ठीक है। और एंड एन इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड्स ऑफ सीडीई, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में पता है वेटेड एवरेज बीटा होता है। अब ये क्या कह रहा है, बीटा हमें दे रखे हैं, अब मुझे क्या चाहिए, वेट्स मल्टीप्लाई करने हैं हर एक के साथ, हर एक के साथ मुझे वेट्स मल्टीप्लाई करने हैं। पहले दो के वेट इनर होता है 20-20, और बाकी क्या कह रहा है, रिमेनिंग के अंदर इक्वल कर दो। तो 20-20 अगर मैंने ए में 20 कर दिया, बी के अंदर 20 कर दिया, तो 100 में से 2 बार 20 माइनस हुए तो कितना है, बचा आपका 60। अभी कह रहा है बची आपकी जो भी 60% है, आप उसे इक्वल इन्वेस्ट कर दो, किसके अंदर, सी डी और ई के अंदर। तो ये 3 है, इसमें इक्वल करा तो इसके अंदर भी 20-20 आ गया। तो देखा जाए पांचों म्यूचुअल फंड के अंदर हमने इक्वल ही करा है, क्या करा है, 20-20-20। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले दो के अंदर 20-20 करा, तो इन्होंने हम देखा कि भाई जितना बच रहा है वो आप सी डी ई के अंदर इन्वेस्ट करो। तो हमारा वो जो परसेंटेज इन्वेस्ट हमें करनी थी 60% बच रही थी, तो हमने क्या करा, सी डी तीन ही सिक्योरिटी थी, तो 60% डिवाइड बाई 3 करा तो 20%। तो सी डी ई के अंदर भी 20% ही इन्वेस्टमेंट हुआ। तो देखा जाए तो भाई पांचों के अंदर इक्वल इन्वेस्टमेंट हुआ, तो लगा लो वेटेड एवरेज, इसमें क्या दिक्कत थी। पांचों के अंदर अगर इक्वल है तो करो 1.6 प्लस 1 प्लस 0.9 प्लस 2 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 5, आप कहाँ से 1.22 आएगा, और क्या आएगा 1.22। क्या था, इन्होंने क्या करा, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 20 करा होगा, ये करा होगा, फिर लास्ट में डिवाइड बाई 100 करा होगा। जब मुझे पता है इक्वल है तो मैंने डिवाइड बाई एक बार में 5 कर दिया। आप ऐसे करके दिखाना, मैंने डिवाइड बाई 5 कर दिया डायरेक्ट शॉर्टकट करके। क्यों, क्योंकि आपको पता है इक्वल है तो क्या करना है, 20 लिखो, 1 लिखो, 1000 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। जब इक्वल है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करो, डिवाइड बाई 5 करो। अगर यहाँ पे अलग अलग होता तब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता, बट आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाना है क्योंकि आपको इसी के नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है एग्जाम के अंदर। सेकंड पार्ट, इधर क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि भाई कंपनी के पास क्या 15% इन्वेस्टमेंट करती है सी के अंदर, सी के अंदर 15 कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ किसमें कितना कर रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो बेसिक क्वेश्चन है। आपको सी के अंदर 15 कर रही है, ए नहीं, सी के अंदर 15, हाँ ठीक है, ए के अंदर भी 15 और 10 कर ई के अंदर, एंड बैलेंस इन इक्वल अमाउंट बिटवीन द टू म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, सी के अंदर 15 करा, ठीक है, ए के अंदर भी 15 करा, ठीक है, ई के अंदर 10 करा, तो टोटल 40% इन्वेस्टमेंट कर दी। अब बचा कितना, 100 में से माइनस करने के बाद 60% दोबारा बच रहा है। और कितने आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, दो म्यूचुअल फंड है, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट मतलब 30% इन्वेस्टमेंट होगी दोनों के अंदर। वो दो कौन से, आपका बचेगा, जो आपका बचेगा बी और आपका बचेगा डी। तो ठीक है, लगा लो सर, वेट्स मिल गए, लगाओ बीटा कैसे होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 15%। बी के अंदर कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 30%। सी के अंदर क्या, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 15%। और डी के अंदर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30%। और ई के अंदर क्या, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10%। आपका आंसर क्या आएगा, 1.335, 1.335। ये रहा सर बेसिक। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई करा क्योंकि सबके क्या हो गए थे, सबकी इन्वेस्टमेंट अलग थी, मतलब सबके वेट्स भी अलग थे। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट रुपीज में लगाई है, कैसे, आपने अगर 1 करोड़ वाली फिगर थी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ऊपर वाले केस में 20% करा, तो यहाँ पे 20-20 लाख की फिगर लिख दी, यहाँ पे 15 लाख 30 लाख। डायरेक्टली आप क्या कर सकते, वेट्स भी लिख सकते थे, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। थर्ड पार्ट, if the expected return of the market portfolio is 12% at a beta factor of 1, what will be the portfolio's expected return in both the situation given above। अच्छा, कह रहे भाई मार्केट का बीटा तो हमें पता है A1 होता है, तो उन्होंने क्या करा, मार्केट का जब बीटा 1 है तो उस पर हमारी मार्केट की जो रिटर्न है वो 12% है। तो बताओ ऊपर के दोनों के कितने बीटा थे, 1.22 था और एक का 1.335 था, तो उस पर कितनी आपकी क्या होगी, रिटर्न होगी। तो सिंपल होगी, यूनिटरी मेथड हो गया कि भाई 12% रिटर्न है आपकी किसने पे, बीटा पे 1 पे, तो 1.22 पे कितनी हो गई आपकी, होगी 14.64। तो 1.335 पे कितनी हो गई आपकी, हो गई 16.02। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, देखो 16.02 14.64, क्या करना था, आपने कहा था भाई 12% रिटर्न है, डिवाइड बाय 1 बीटा पे, तो मल्टीप्लाई करो 1.22 बीटा पे कितनी होगी, हमने करा 12% रिटर्न है डिवाइड बाय 1 बीटा पे, तो मल्टीप्लाई करो कितने, 1.335 बीटा पे कितनी होगी, 16.02 14.64। तो बेसिक हो गया। अगेन आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत थी सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है आपको बताओ, वेटेड एवरेज बीटा निकालना आता है। अब इस वाले इन्होंने क्वेश्चन में क्या करा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर वेट्स निकलवाए कि भाई हम देखते हैं पांचों फंड है, हमने दो के वेट बताया, तीन के निकाल दो,
फिर नीचे आया सेकंड वाले पार्ट में 3 के वेट बताया, 2 के वेट निकाल दो। तो जो आपने वेट्स निकाल लिए, आपको क्या करना था, बीटा में वेट्स मल्टीप्लाई करके आपको वेटेड एवरेज बीटा निकालना था, जिसे हम पोर्टफोलियो बीटा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या करा कि भाई हमें रिटर्न दे रखी थी 1 बीटा पे, जो कि आपका क्या होता है, बीटा 1 क्या होता है, आपका मार्केट का बीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर बीटा निकल गए, उससे यूनिटरी मेथड मतलब मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 वाज प्रीटी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24, suppose that economy is growing rapidly and you are managing a global equity fund, and so far you have invested only in developed country stocks only. Now you have decided to add stocks of economy A to your opinion. अच्छा जी, हम सिर्फ डेवलप्ड कंट्री वाले में कर रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए में भी इन्वेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। द टेबल शोज the expected rates of return, standard deviation, correlation coefficient, all estimates are of aggregate stocks of market of developed countries and stock market of economy है। ठीक है, कह रहा भाई एस्टिमेट्स वगैरह बता रहे हैं, फिगर से बताओ सर। ऊपर तो थ्योरी लिख दी कहानी, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है, रिस्क दे रखा है आपका, एसटी फॉर्म दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, कोफिशिएंट कोरिलेशन दे रखा है, मतलब आर दे रखा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरएफ दे रखा है 3% है। वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन what percentage of your portfolio should you allocate to stocks of economy A if you want to increase the expected rate of return on your portfolio by 0.5। अच्छा, अभी करंटली हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अभी करंटली किसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेवलप कंट्री स्टॉक के अंदर, जिसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। अब ये कहना चाहता है कि भाई मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है किसके अंदर, स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए के अंदर, वो मुझे नहीं पता कितना इन्वेस्ट करना है, बट जब मैं इसमें इन्वेस्ट करूं तो मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा कि डेवलप कंट्री के अंदर मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट है, मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए के अंदर है। तो दोनों का जो मेरे पास क्या आनी चाहिए, मेरे पास जो रिटर्न आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो क्या हो जानी चाहिए, 0.5% से इंक्रीज हो जानी चाहिए। आई मेरी कितनी है, 10% है, 10% है, उसे क्या करना है, 0.5 से इंक्रीज करना है, मतलब 10.5% हो जानी चाहिए। ठीक है, किसकी, पोर्टफोलियो की आपकी क्या हो जानी चाहिए, रिटर्न। और पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होती है आपकी, वेटेड एवरेज रिटर्न होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के मुझे क्या पता है, 15% 10% दोनों की मुझे क्या पता है, रिटर्न पता है, और वेट्स लगा देंगे हम। वेट्स हमें पता नहीं तो क्या करेंगे, एक का एक्स मान लेंगे, दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि वेट्स हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये 10 लिया, ये वाला 15 लिया, और प्लस करा। 10 का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कंट्री के अंदर मैं कितना इन्वेस्ट करूँ मुझे नहीं पता, तो मैं डब्ल्यू ए लिख देता हूँ उसे। और डेवलप वाला कैसे निकलेगा, 1 माइनस डब्ल्यू ए। ठीक है, ये मुझे पता है किसके बराबर आएगी पूरी इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन पूरी बराबर आएगी 10.5% से। सर वही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 10.5% ये इक्वेशन बनेगी। इसके अलावा और कुछ बन जाए तो मेरा नाम बदल देना सर। तो 10.5 हो जाएगी पोर्टफोलियो की, दोनों की रिटर्न दे रखी है 15% 10%, और आपको वेट्स दे रखा है डब्लू, और आपको 1 माइनस डब्लू। इस तरीके से आप क्या करोगे, वेट्स निकालोगे 10%, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा फंडा था सर। वेट्स निकल जाएंगे, क्या सॉल्व कराऊं क्या सर, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, तो हो सर, मतलब ये भी मुझे करानी पड़ेगी अब, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं करा देता हूँ। क्या करें, 1 माइनस डब्ल्यू इंटू 10, ठीक है, इस वाले को भी सॉल्व करो, और ये क्या 15 डब्ल्यू हुआ, तो ये आपका माइनस डब्ल्यू, तो 5 डब्ल्यू बचा, और 10 बचा, 10 वहाँ पे किया तो 0.5 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय आपका क्या बचा, आपका बचा 5, 0.5 डिवाइड बाय 5 आपका आएगा 10%। लो 10% आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर दिया, आपको भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं थी। डब्ल्यू क्या अज्यूम करा था, डब्ल्यू क्या था, वेट किसका था, ये डब्ल्यू 15% मतलब किसका था, स्टॉक ए का, तो हमने भी ये चीज़ करी थी, तो स्टॉक ए के अंदर मैं 10% इन्वेस्ट करूंगा। अब क्या कहना चाह रहा है सेकंड पार्ट में, अच्छा, व्हाट विल बी द एसडी ऑफ योर पोर्टफोलियो अज्यूमिंग दैट द स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए आर इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो एज कैलकुलेटेड अबव। अच्छा, कह रहा है भाई ए का जो आपने क्या निकाला, वेट 10 निकाला, तो डेवलप मतलब इकोनॉमी ए का जो वेट है 10% है, तो मैं 10% इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और डेवलप कंट्री स्टॉक जो मेरा अभी करंट में जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें मैं 90% करूंगा, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट 100 ही तो हो सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास वेट्स आ गए 90% 100 पर 10%, 90% 10%, और एस जी दोनों के मुझे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 16% 30%। कोफिशिएंट कोरिलेशन मुझे 30.30 भी दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आपका क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का एस जी निकालना है। तो लगाओ वही वाला फॉर्मूला अंडर रूट वाला, कैसे, एस जी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस एस जी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 एस जी बी डब्ल्यू बी इंटू आर ए और बी का। फटाफट सर खत्म करो। देखो ये इक्वेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.16, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, 2 इंटू में 0.1 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.16 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, आंसर क्या आएगा,
15.56 आ रहा है क्या? 15.565346 125 15.56 या फिर 15.56% या 15.57% या फिर 15.6%। देख लो क्या कर रहा है इन्होंने। 15 पॉइंट देखो है ना 565 सही है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 15.6% दोनों ही आंसर करेक्ट है। ऐसे वाले केस में मुझे पता आगे क्वेश्चन मांगेगा नहीं इसको यूज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 15.565346 मैं तो पूरे लिख के आ जाऊंगा, काम ही खत्म। चेक कर लो आपकी आंसर की में क्या है, मैंने तो पूरे लिख दिया। अब चाहे 15.565 पे कर रहे हो या 15.6 पे कर रहे हो या फुल डेसिमल पे कर रहे हो आंसर की में, मुझे मतलब नहीं है, मैंने पूरा आंसर लिख दिया। सिंपल सा आंसर है। थर्ड पार्ट, also show how well the fund will be compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock of economy A in this portfolio। अच्छा, ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई जो पोर्टफोलियो होता है हमारा क्या होता है, पोर्टफोलियो के रिस्क कम ही होता है ज़्यादातर। हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका क्या होता है, आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। जब पोर्टफोलियो के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक का लॉस दूसरे को कॉम्पेंसेट करता है, तो ओवरऑल आपका रिस्क कम हो जाता है। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि भाई आप देखो ओवरऑल हमने रिस्क निकाला, हमारा कितना आया था 15.6%, हमारा पहले कितना था 16% था, तो चलो रिस्क तो हमारा कम हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि भाई हमें क्या देखना है, हाउ इट विल बी कॉम्पेंसेटेड, मतलब आपकी देखो कि भाई रिटर्न देखो। अब रिस्क तो कम हो, हमारी रिटर्न कितनी थी 10% है, 10.5% है। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया, हमारा एक्चुअल रिटर्न आ गई। उसके बाद हमारा आर एफ आर था 3%। तो कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा कहने का मतलब है जब भी आपको देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ इट विल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन। तो कॉम्पेंसेट मतलब कह रहे हैं भाई जो भी हम रिस्क अंडरटेकन कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे कॉम्पेंसेट करें। तो उसमें हम देखेंगे भाई हमारा क्या एक्सेस रिटर्न हो रही है, फिर हम उसका कंपेरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेरिजन करेंगे किसका, एक्सेस रिटर्न का। और इसे ही दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, शार्प रेशियो बोला जाता है। हम देखेंगे हमारा क्या कॉम्पेंसेट कर रहा है क्या, फॉर द रिस्क अंडरटेकन। तो हमारा एक्सेस रिटर्न कितना आया, पहले अगर मैं देखूं तो मेरा कितना था शार्प रेशियो के अंदर 10% आपकी क्या थी, इसकी क्या थी, स्टॉक की क्या थी, आपकी रिटर्न थी। ठीक है, -3% आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करता मैं एस करता 16%, उससे निकालो क्या आपका फिगर आई। फिर आप क्या करो, आप रिवाइज मेरी क्या हो गई, मेरी रिटर्न क्या होगी 10.5, माइनस करो आर एफ 3%, डिवाइड बाय क्या करोगे, आपकी एस डी रिवाइज एस डी कितना है आपका 15.6 है ना, उससे डिवाइड करो, दोनों का आंसर निकालो। देखो 10 - 3 डिवाइड बाई 16, फिर 10.5 - 3 डिवाइड बाई 15.6, देखो 0.437 आया और 0.481 आया। अगर मैं स्टॉक में नहीं इंक्लूड करता तो मेरी 0.437 क्या हो रही थी, आपकी रिटर्न हो रही थी फॉर एवरी 1% ऑफ योर स्टैंडर्ड डिवीजन। बट अब मेरी फॉर एवरी 1% ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन मेरी कितनी रिटर्न आ रही है, एक्सेल रिटर्न 0.481, तो ऑब्वियसली मेरा रिटर्न इंक्रीज हो गई। तो देखो रिटर्न भी इंक्रीज हो गया और रिस्क आपका कम हो गया, तो दोनों ही केस में क्या हो गया, पोर्टफोलियो आपका बेस्ट हो गया। तो वही चीज़ उन्होंने निकलवाई कि भाई कैसे कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, उसको दूसरी भाषा में इन्होंने क्या बोला, शार्प रेशियो बोला है। तो इस वाली फिगर को मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप थर्ड वाला पार्ट हाईलाइट कर लीजिए, सी पार्ट, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं होगा कि ये मांगना क्या चाहता है, और ये कुछ नहीं मांगना चाहता, ये सिर्फ शार्प रेशियो मांगना चाहता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई मैंने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा, मतलब पोर्टफोलियो बना दिया, पहले मैं सिर्फ डेवलप कंट्री स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, अब मैं इकोनॉमी ए में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसकी वजह से मैंने क्या करा, मेरी पहले वाली रिटर्न थी 10%, अब रिवाइज रिटर्न आपकी 10.5 हो गई, और पहले आपका आर एफ था 3%। तो दोनों में देख लें कितनी मेरी एक्सेस रिटर्न आई। ठीक है, एक्सेस रिटर्न आ गई तो मैं देखूंगा उसका कंपेरिजन करूंगा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से कि भाई मेरी एक्सेस रिटर्न सपोज पहले वाले स्टॉक के अंदर कितनी है 7%, कहते 10 - 3। एक्सेस रिटर्न कितनी थी जब मैं सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता था, 10 - 3 7%। वो कितने मतलब फॉर एवरी 1% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितने डिवाइड बाई 16 करा, तो उसकी रिटर्न आ गई कि भाई हर एक परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरा कितना रिटर्न आया। ठीक है, वो निकाल लिया, एक्सेस रिटर्न आया। और जब मेरा स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए भी इंक्लूड हुआ तो मैं देखूंगा, फिर निकालूंगा 10.5% -3% मतलब 7.5% एक्सेस रिटर्न आ गया। उसे डिवाइड करूंगा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपका 15.6% आया। तो मैं देखूंगा फॉर एवरी 1% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी कितनी एक्सेस रिटर्न आई अब पोर्टफोलियो में। तो फिर मैं देखूंगा भाई पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा रिटर्न आ रही है तो भाई हमारा पर्पस अचीव हो गया, और वो आना ही है। तो वो इन्होंने कहा कि भाई हाउ इट विल बी कॉम्पेंसेटेड। तो इसके अंदर शार्प रेशियो मांग रहे हैं, वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कॉम्पेंसेट करने की बात कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली एक्स रिटर्न से देखना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर यहाँ पे बीटा होता तो हम यहाँ पे ट्रेनर रेशियो लगा देते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बीटा दिया होता तो हम ट्रेनर रेशियो से करते, कैसे, एक्सेल रिटर्न अपॉन ट्रेनर रेशियो। एक्सेल रिटर्न कैसे 10% -3% अपॉन बीटा, और दूसरे वाले केस में जब पोर्टफोलियो होता तब करते 10.5% -3% अपॉन बीटा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप कृपया करके थर्ड वाला पार्ट हाईलाइट कर लीजिए। मैं इसको ना आपको रेड से हाईलाइट करा दूँ तो अलग ही दिखेगा। ये आपको हो गया थर्ड वाला पार्ट हाईलाइट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25।
मिस्टर फेडअप, अच्छा फेडअप बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वांट्स टू इन्वेस्ट इन अमाउंट ₹520 lakhs, ठीक है, and has had approached his portfolio manager. The portfolio manager had advised Mr. Fedup to invest in the following. मैंने अच्छा इन्होंने क्या करा भाई, 520 लाख इन्वेस्ट करने, तो मॉडरेट, बेटर, गुड, वेरी गुड और बेस्ट कुछ टाइप की उसकी सिक्योरिटी है, नाम दे रखे हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करिए 500 के, बीटा दे रखे हैं, ठीक है, बीटा फिर आ गया, ठीक है, यू रिक्वायर्ड टू एडवाइस, तो एक तो जब भी बीटा आएगा घंटी बच जानी चाहिए, वेटेड एवरेज बीटा तो बिल्कुल ही निकाल के आओ, चाहे आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, जब भी बीटा कहीं पे आ गया आपका वेटेड एवरेज बीटा निकलेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर या फिर कहना चाहते हैं पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकलता है, वो हमेशा वेटेड एवरेज बीटा होता है, तो एक कैलकुलेशन तो हर एक क्वेश्चन के अंदर होनी है, दैट इज वेटेड एवरेज बीटा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या मांगना चाहता है, बट एक बार देख लेते हैं, कह रहा है भाई क्या निकालो यूजिंग सीएपीएम, ठीक है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मेथोलॉजी, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल से क्या निकालो, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो निकालो, वो क्या होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो, इफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8% और निफ्टी यील्ड 10% है, एडवाइजेबिलिटी, और क्या कह रहा है कि एडवाइस, अच्छा क्वेश्चन दो ही बांटेंगे, ठीक है, एडवाइजेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विद निफ्टी, अच्छा सिक्योरिटी बेटर को निफ्टी से रिप्लेस करूं मैं, सिक्योरिटी बेटर को निफ्टी, निफ्टी क्या है यील्ड 10% है, ठीक है, और बैटरी कितनी यील्ड है हमें नहीं पता, हमें किसी की भी रिटर्न नहीं पता है, तो एक तरीका क्या हो गया, आप सबसे पहले निकालो सबकी क्या निकालो, रिटर्न निकालो, आप सबकी क्या निकालो, आपकी रिटर्न निकालो, कैसे, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी 8%, मतलब ये तो आरएफ हो गई, आरएफ हो गया, बीटा आपको दे रखा है 0.5, और ये क्या हो गया आपका निफ्टी हो गया कितना 10%, मतलब ये हो गया आपका आरएम हो गया, तो लगाओ सीएपीएम मेथड क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आरएम माइनस आरएफ, आरएम है आरएफ है बीटा सबके दे रखे हैं आपको, आपको क्या करना है सीईपीएम से फटाफट सबकी क्या निकालो, आपकी निकालो रिटर्न निकालो, जब सबकी रिटर्न आ जाएगी तो उसका क्या करोगे वेटेड एवरेज कर दोगे, किसके लिए पोर्टफोलियो की रिटर्न के लिए, दूसरा तरीका, सर मुझे आरएम दे रखा है, आरएफ दे रखा है, आरएफ कितना हो गया 8% प्लस बीटा सिक्योरिटी मुझे नहीं पता, बट मुझे आरएम पता है कितना 10, माइनस में मुझे आरएफ भी पता है कितना 8, तो मैं क्या करूंगा पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालने के लिए यहाँ पे जो बीटा यूज करूंगा वो कौन सा करूंगा वेटेड एवरेज बीटा, और वेटेड एवरेज बीटा निकाल लो सर, कैसे निकालोगे वेटेड एवरेज बीटा, कुछ करना ही नहीं था फर्स्ट पार्ट में, कंफ्यूज करवा रहा है, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी शायद फर्स्ट वीडियो के अंदर करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा था, हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है पोर्टफोलियो की, तो मैं क्यों फटाफट सबकी अलग अलग रिटर्न निकालूं, मैं एक ही की रिटर्न निकालूंगा ना, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं एक ही पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालूंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सीएपीएम मेथड यूज करना है, मेरे पास आरएफ है, मेरे पास आरएम भी है, मुझे बस बीटा चाहिए, और पोर्टफोलियो का जब भी हम निकालते हैं रिटर्न तो उसके लिए वेटेड एवरेज बीटा होता है, तो लगाओ फटाफट वेटेड एवरेज बीटा निकालो, कैसे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 और 1 इंटू 80, 0.8 इंटू 100, 120 इंटू 1.2, 160 इंटू 1.5, सबको डिवाइड करो किससे, सबको डिवाइड करो 520 से, तो आपका आएगा 1.1038, यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, 1.1038 यही है ना, हाँ ये 1.1038461538 या फिर 1.04, ठीक है, ये 1.104 ये कर दिया इन्होंने, जैसे 1.104 है यहाँ पे लिखो 1.104, अब इसे निकाल दो भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ जाएगी पोर्टफोलियो की 1.104 मल्टीप्लाई बाय आपका 10 माइनस 8 कितना हो गया आपका 2 प्लस 10 8, आपका आएगा 10.28 208%, 10.208%, देखो सिंपल तरीका है, क्या लिखा है ऑल्टरनेटिव भी करके एवरेज बीटा निकाल लो, वो आया आपका 1.104, हमें पोर्टफोलियो के लिए हमेशा एवरेज बीटा चाहिए होता है, आपका आरएफ दे रखा है, आपका आरएम दे रखा है, फिर से आरएफ दे रखा है, आपको बीटा दे रखा है, तो आपका 10.208 क्या आ गया आपका पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गया, एक तरीका जो कि सिंपल तरीका, आपको यही फॉलो करना है एग्जाम में, टू बी फॉलोड इन एग्जाम। दूसरा तरीका क्या है भाई, सबकी इंडिविजुअल रिटर्न निकालो, और सबकी इंडिविजुअल रिटर्न निकालेंगे तो पोर्टफोलियो क्या होगी वेटेड एवरेज होगी, सबकी इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, हर एक पे आप क्या करो सीएपीएम मॉडल लगाओ भाई, आरएफ प्लस बीटा कितना है 0.5 इंटू आरएम माइनस आरएफ, फिर बीटा 1 रखना, फिर बीटा 0.8 रखना, फिर 1.2 1.5, देखो ये करा है इन्होंने, सबके आरएफ सेम है, आरएफ तो सेम रहेगा, आरएम माइनस आरएफ जो रिस्क प्रीमियम है ये भी सेम ही रहेगा, बस सबके सिर्फ बीटा चेंज होंगे 0.5 1 0.8 1.2 1.5, अब सबकी क्या निकल गई, सबकी निकल गई आपकी रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गई कैसे 9%, 10%, 9.6, 10.4, 11%, अब इसका क्या करेंगे, इसका वेटेड एवरेज कर देंगे ये, अब इसका वेटेड एवरेज करेंगे 10.2808%, ये भी सेम आंसर है, इसका वेटेड एवरेज कैसे करेंगे, देखो वही हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 60 और 10 मल्टीप्लाई बाय 80, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 100 और 10.4 मल्टीप्लाई बाय 120
और 11 मल्टीप्लाई बाई 160, सबको डिवाइड करो 520, आंसर क्या आएगा 10.208%। कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पहले हर एक का क्या निकालूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूं, फिर मैं क्या करूं, दोबारा सबको एवरेज करूं। तो इससे अच्छा जब मुझे एवरेज करना ही है तो क्यों ना मैं एक बार में बीटा को एवरेज कर दूं और एक ही बार सीपीएम लगाऊं रेदर देन 5 बार सीपीएम लगाने से। अच्छा तो सर इसमें क्या है, आंसर दोनों से सेम आना है, बट इससे क्या है, आपका लॉन्ग तरीका है। आपको एग्जाम में ये वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे कृपया करके काट लीजिए। और सेम क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको ऊपर पहले भी करवाया था, ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको वहां पे भी कटवाया था ये, कि आपको ये वाला अलग अलग निकाल के फिर पोर्टफोलियो का नहीं निकालना। आपको जब पोर्टफोलियो का आपको रिटर्न निकालना है तो आप सबसे पहले फटाफट क्या करो, वेटेड एवरेज करो, वेटेड एवरेज बीटा निकालो और फिर एक ही बार इसी एपीएम लगाओ। इन्होंने दिया भी वही ऑल्टरनेटिवली, तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप टाइम इन्वेस्ट करना, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एडवाइजेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विद निफ्टी। अच्छा बेटर को बताओ निफ्टी से। अच्छा निफ्टी का क्या है, निफ्टी का आपका रिटर्न है 10%। बेटर कितनी आ रही है आपकी, बेटर की क्या आ रही है आपकी रिटर्न, आपका देखें तो बीटा 1%, तो इसकी भी 10% ही आएगी, क्योंकि क्या होता है मार्केट का बीटा ही 1 होता है। तो उसके जब आप इन्होंने बोला कि भाई यील्ड कितनी है 10% है, तो इसका भी बीटा जब बेटर का भी 1 है तो इसकी भी 10% आएगी। तो दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एज कम्प्यूटेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न बेटर की देखो 10% ही आई, उन्होंने कंप्यूट भी करी थी 10% आई थी। ना भी करते तो भाई बीटा जब 1 है तो जब मार्केट ही 10 है तो इसका भी 10 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज फ्रॉम निफ्टी, hence there will be no difference even if the replacement of security is made. The main logic behind this neutrality is that the beta, देखो भी लिखा है, beta of security of better is 1, which clearly indicates that this security shall yield same return as market return। जब दोनों का बीटा सेम है तो दोनों की क्या होगी, रिटर्न भी सेम होगी, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, तो अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको करना है सर। क्वेश्चन नंबर 25 पे बिग नो, काटा मारिए। 25 बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। 24 के अंदर आपको क्या करना था, 24 के अंदर ही मैं देखूं तो आपको ए और बी पार्ट नहीं करने, आपको सिर्फ बी करना है। बी भी नहीं करना, बी के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि भाई ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेगा तो ये मांगना क्या चाहता है, ये सिर्फ सिर्फ आपसे शार्पर रेशियो निकलवाना चाहता है। तो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए हमने सी पार्ट मार्क करा है कि भाई ये जब लैंग्वेज है तो इससे मुझे करना क्या है। ऊपर दोनों वाले पार्ट में आपको समझ आ रहा है क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट में आपको सिंपली क्या बोला इन्होंने, आपको रिटर्न निकाल वेट्स निकालने थे कि भाई स्टॉक ए के अंदर कितना वेट होगा। बी वाले पार्ट के अंदर क्या करना था, एसजी निकालना था, वो सबको आता ही है। जो आपका ए के अंदर वेट आया था बी से उसका एसजी निकालना। सी वाले पार्ट के अंदर इसलिए मार्क करना था क्योंकि हमें नहीं पता मांगना क्या चाहता है, तो इसलिए हमने देखा कि भाई शार्प रेशियो मांगना चाहता है, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। और 23rd क्वेश्चन तो मैंने सिंपली नो करवाया, ये तो करना ही नहीं आपको। 23rd क्वेश्चन बिल्कुल ही काटा मारो, इतना बेसिक क्वेश्चन बीटा निकलवा रहा है बताओ यार, बीटा मतलब पोर्टफोलियो का। और 22nd क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, करना ही नहीं करना, वैसे भी क्रॉस ही जाएगा, बट ठीक है हम तब भी देख लेते हैं। 21 में मैंने आपको क्रॉस करवा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 22 भी क्रॉस ही जाएगा, बस मैं आपको भी नहीं करवा रहा हूँ, अभी होल्ड करा हुआ है। मैं आपको इसका कंपैरिजन आगे वाले क्वेश्चन से करवाऊंगा, क्यों हम इस वाले क्वेश्चन को काट रहे हैं, ठीक है। 21 कट गया, 23 कट गया, और 24 के अंदर सिर्फ एक सी वाला पार्ट आया, वो भी फॉर लैंग्वेज, आंसर के लिए नहीं। 25 कट गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन कट गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 26, योर क्लाइंट इज होल्डिंग फॉलोइंग सिक्योरिटीज। अच्छा देखो दोबारा पीटा, तो वेटेड एवरेज तो निकलेगा मुझे नाम बताओ, पर मुझे पता है वेटेड एवरेज निकलना है। क्या भाई, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दे रखा है 15%। अच्छा सीपीएम लगाते हैं ना, 15% एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या होता है, आर एफ क्या हमारा, आर एफ बताओ। अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न निकालने के लिए कह रहा है सेकंड पार्ट में, मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आर एफ लिख दो सर, मुझे नहीं पता, मांग भी रहा सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। प्लस बीटा क्या हमारा, बीटा बीटा मुझे बीटा नहीं पता पोर्टफोलियो का, बस मैं निकाल सकता हूँ एवरेज करके, इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ क्या है, आर एम क्या हमारा, आर एम भी नहीं दिया हुआ, आर एम भी निकालना है, आर एफ भी निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से तो मुझे आर एम निकालना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पे आर एम पुट करूँ, माइनस में आर एफ यहाँ पे लिख दूँ। और बीटा मुझे पता है वेटेड एवरेज में निकाल सकता हूँ 0.6 करके। अब इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या ट्रिक है, आप देखो बीटा निकालोगे एवरेज करके 0.6 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका क्या आएगा, मार्केट प्राइस 9800 है ना इसका कॉस्ट का, 10,000 आपकी कॉस्ट 10,000 है, तो आप निकालो कैसे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और क्या करोगे 15,000 मल्टीप्लाई 0.8, 14,000 मल्टीप्लाई 0.6, 36,000 मल्टीप्लाई 0.01। आप वेटेड एवरेज बीटा निकालो क्या आएगा आपका, 10,000 मल्टीप्लाई 0.6, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 36,000 मल्टीप्लाई 0.01। ये आएगा आपका 26,760 टोटल अमाउंट आ गया। ये टोटल कितना आया इसका, कॉस्ट कितनी है टोटल, 36 प्लस 14 50,000, और प्लस 25 75 से डिवाइड करो, आपका आएगा 0.3568, आपका वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा। 0.3568 आपका वेटेड एवरेज बीटा आएगा। बट इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन में अलग ही कर रखा है, इन्होंने इसका सिंपल एवरेज कर रखा है, बताओ
बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हमेशा कभी भी सिंपल एवरेज कैसे हो सकता है? अब इन्होंने कुछ भी करा, पता नहीं क्या अजम्पशन मार के बैठे हैं। 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, इन्होंने 0.5025 और इसको भी इन्होंने राउंड ऑफ करके 0.50 करा होगा। इंस्टीट्यूट महान है हमारा। देखो एवरेज ऑफ बीटा, देखो सिंपल एवरेज करा, उसे 0.50 करा, अब इसका एक स्टार मार के लिख दिया नीचे कहाँ, ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। अब ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं भाई, ऑल्टरनेटिवली क्यों, होता ही वेटेड एवरेज से है, ऑल्टरनेटिवली क्यों करूं, मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी वेटेड एवरेज की होनी चाहिए। बीटा ऑफ सिक्योरिटी हमेशा ही तो क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है, तो मैं ऑल्टरनेटिवली क्यों करूं, मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ही वेटेड एवरेज होनी चाहिए थी। तो इसकी जगह आपको क्या करना था, हमारा क्या आंसर निकला था, 0.3568। आपको बीटा जो यूज करना है 0.3568 करना है। मुझे थोड़ी सपने आ रहे हैं एग्जाम के अंदर कि मुझे सिंपल एवरेज करना है या मुझे वेटेड एवरेज करना है। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी क्या है हमारा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं। तो मुझे थोड़ी सपने आ रहे हैं कि आप सिंपल एवरेज यूज करने वाले उस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना है, 0.3568 से अपना आंसर यूज करना है और कोई भी अजम्पशन भी नहीं लिखनी है। ये तो इंस्टीट्यूट ने अपना अजम्पशन लिखी कि हम 0.50 से सॉल्व करेंगे सिंपल एवरेज से, आपको कोई अजम्पशन नहीं लिखनी है, क्योंकि आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 0.3568 से ही आएगा। आपको वेटेड एवरेज बीटा निकालना है और कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। मतलब ऊपर वाले जो हम क्वेश्चन करके आ रहे थे, ये भी तो सेम टेबल थी इसकी, तो वो क्या बेकार हो गए, वहां पे क्यों सिंपल एवरेज नहीं करा आपने? आपने यहाँ पे था, आपकी कहाँ इन्वेस्टमेंट थी, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपका बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यों आपने क्या करा था, वेटेड एवरेज क्यों करा था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दिखाना क्या करा इन्होंने, अभी निकाल के तो आए थे, वेटेड एवरेज ही करते आ रहे हैं हम सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ क्यों निकाला आपने वेटेड एवरेज, ये वेटेड बीटा क्यों निकाला, क्यों निकाला? यहाँ पे भी सिंपल करते, यहाँ पे क्यों वेटेड कर गए? क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम वेटेड से करेंगे और यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लिखेंगे कि ऑल्टरनेटिवली सिंपल से भी होना चाहिए। पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 22 की टेबल सेम है, बस यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बीटा की कैलकुलेशन देखो ना, बीटा तो वेटेड से ही निकाला है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे आए और उसका वेट कैसे करा था, वही करा था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस से करके इन्होंने कॉस्ट निकाली थी, डिवाइड बाई इन्होंने क्या करा था, बीटा आपका वेटेड एवरेज निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा, सेम वही है, देखो सर कॉस्ट दे रखी है मतलब, और मार्केट प्राइस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट दे रखी है, मुझे मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000 है, बीटा दे रखा है, फिर मैं क्यों वेटेड एवरेज नहीं करूं? मुझे थोड़ी सपना आ रहा है कि भाई मुझे आपका सिंपल एवरेज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एवरेज नहीं करना, आपको वेटेड एवरेज करना है, दैट इज 0.3568 से करना है। और यहाँ पे ये क्या कर गए, इसका आंसर, इनका आंसर देखो 26 का, 26 ये पहले निकाल रहे हैं भैया सिंपल एवरेज से, मतलब एग्जामिनर जिसने आंसर बनाया होगा उससे गलती से पहले क्या हो गया होगा, सिंपल एवरेज से हो गया होगा, फिर उसने सारी कैलकुलेशन कर दी, फिर उसको याद आया, अरे अरे यार बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हमेशा वेटेड एवरेज होता है, अब मैं कहाँ अपनी सारी कैलकुलेशन दोबारा सही करूँ, मैं लास्ट में एक नोट लिख देता हूँ स्टार मार के, ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड बाय वेटेड एवरेज, आप अपना आप दिमाग मारते रहो। बताओ यार ये क्या तरीका हुआ, ये तो तरीका ही गलत है इनका, ये सिंपल एवरेज तो होना ही नहीं चाहिए, हमेशा वेटेड एवरेज होना चाहिए, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये ऑल्टरनेटिवली में आना भी नहीं चाहिए था, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहीं पे आनी चाहिए थी। बट एग्जाम से शायद क्वेश्चन का आंसर बनाने में बहुत जल्दबाजी हो गई, उन्होंने सिंपल एवरेज कर दिया और उसके बाद ये आया अपना क्या करा, पूरा आंसर कर दिया, उसके बाद इन्हें लगा नहीं यार ये तो वेटेड एवरेज होना चाहिए, मुझसे गलती हो गई, तो इन्होंने क्या करा, लास्ट में नोट चिपका दिया। क्या तरीका है भाई, 0.3568 से करना है, बट इन्होंने 0.50 से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने कर दिया, इन्हें करने दो। देखो ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेटेड एवरेज बीटा, बताओ ये भी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, देखो ये वेटेड एवरेज बीटा लिखा ना, तो वेटेड एवरेज बीटा से इन्होंने क्या करा, सिंपल एवरेज करके इन्होंने 14.7% आरएफ निकाला होगा, फिर उसी आरएफ को इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, तो इनकी वजह से इनका क्या हुआ, अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न लगा गई। जब हमारा 0.358 करके 0.3568 करके मैं यहाँ पे क्या पुट करता, देखो इसी इक्वेशन के अंदर 0.3568 पुट करता, सीपीएम इक्वेशन 0.3568 पुट करता और आरएम में भी निकलवाऊंगा आपको, तो क्या होता, मेरा आरएफ निकल जाता, आरएम मैंने भी आपको निकलवाया नहीं है। मेरी इक्वेशन क्या है, 15.7% रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वो कैसे निकालेंगे, सीपीएम लगाओ, आरएफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आरएम माइनस आरएफ, पोर्टफोलियो की रिटर्न दे रखी है 15%, आरएफ नहीं पता, बीटा मैंने निकाल लिया कितना 0.3568, आरएम में भी आपको निकलवाऊंगा फर्स्ट पार्ट के अंदर माइनस आरएफ, जब मैं ऐसी इक्वेशन पुट करूंगा मेरा आरएफ की फिगर आ जाएगी, ठीक है। आरएफ, अब आरएफ की फिगर आ जाएगी, जब आपकी आरएफ की फिगर आ जाएगी आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल भी निकाल दो आपकी रिटर्न, तो वही चीज इन्होंने करी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आरएम कैसे आएगा, आरएम में देखूं तो आपका क्या होता है, रिटर्न ऑफ मार्केट क्या होता है आपका, जो होता है आप देखते हो सारी सिक्योरिटीज का आप देखते हो कि भाई मेरा कितना रिटर्न आया और मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। अब मेरी रिटर्न इन द फॉर्म, मतलब दो फॉर्म हो सकती है, तो कैपिटल गेन की हो सकती है और आपकी डिविडेंड की हो सकती है। याद करो फॉर्मूला होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, कैसे P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन में P0 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो P1 क्या हो गया आपका प्राइस एट दी एंड, P0 क्या हो गया आपका प्राइस एट दी बिगनिंग या फिर कॉस्ट,
प्लस D1 क्या हो गया आपका डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, डिवाइड बाय P0 क्या हो गया प्राइस एट द बिगिनिंग या फिर कॉस्ट। तो उस तरीके से आप क्या करो, डिविडेंड यील्ड निकालो, डिविडेंड क्या करो, डिविडेंड की आप रिटर्न निकालो, और क्या करो आप देखो कि भाई हमारा डिविडेंड कितना है या फिर इंटरेस्ट कितना है, सबका टोटल करके आपकी रिटर्न आ जाएगी, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कर दो, टोटल कॉस्ट में 75,000 है, अब सबकी रिटर्न करो, डिविडेंड की कितनी रिटर्न है करना, यहीं पे टोटल करना 1725 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 3600, ये आपका है 7025। तो डिविडेंड की इनकम तो 7025 हो गई, 7025। कैपिटल गेन की कितनी आई, कैपिटल गेन देखते हैं, मेरा मार्केट प्राइस लास्ट में कितना हो गया 9800 हो गया, किसका, गोल्ड का, और इनिशियल मैंने इन्वेस्ट करा था 10,000, तो 200 का नुकसान हो गया मेरा, कैपिटल लॉस हो गया। नेक्स्ट क्या, सिल्वर का मेरा 16200 है प्राइस, 9800 माइनस 10,000, ये तो 200 का लॉस हो गया, और 16200 माइनस 15,000 मतलब सिल्वर में मेरा फायदा हो गया 1200 का, कैपिटल गेन हो गया। और लास्ट में ब्रॉन्ज में क्या हो गया 20,000 माइनस 14,000, 6,000 का यहाँ भी फायदा हो गया। और GOI बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में 34,500 माइनस 36,000 मतलब 1500 का यहाँ लॉस हो गया। तो टोटल आपका 5,500 का कैपिटल गेन आ गया। तो ठीक है 5,500 का कैपिटल गेन आ गया, 7,025 का आपका क्या आ गया, 7,025 का आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट आ गया, टोटल आपकी रिटर्न आ गई 12,525 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी 75,000, आपका क्या आएगा 16.7% क्या आएगा आपका RM आ जाएगा। वेरी सिंपल सर, 16.7%। आते हैं ऊपर, RM निकालते हैं, RM देखो वही करा है ना, 7,025 डिविडेंड हो गया, 5,500 कैपिटल गेन यील्ड हो गया, टोटल हमने करा तो भाई 16.7% हमारा क्या है RM आ गया। अब मेरे पास RM आ गया तो सर मेरे पास RM आ गया, यहाँ पे क्या करोगे आप 16% पुट करोगे, आप RF की फिगर निकालोगे, कैसे करोगे आप देखो 15.7 इक्वल टू RF प्लस बीटा कितना है 0.3568, बट गलत क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने गलत आंसर करा 0.5 जो लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनटू में क्या करेंगे RM माइनस RF, RM कितना है 16.7 माइनस में RF निकालो सर, इनके तरीके से पहले निकाल लेते हैं क्या इनका RF आ रहा है, ताकि आप ये ना कहो सर आपने तो आंसर मैच नहीं कराया। आंसर मैच करना हमारा पर्पस नहीं है सर, कॉन्सेप्ट पर्पस है। तो ठीक है इनका क्या है 15.7 है ना, RF इसे करेंगे तो 16.7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आपका आएगा 8.35 माइनस प्लस 15.7 डिवाइडेड बाय, ये आपका होगा माइनस 0.5 डिवाइड बाय 0.5 आपका आएगा 14.7%। अगर मैं करूंगा तो मेरे क्या आ रहा था, मेरा आ रहा था आपका 0.3568 यही है ना बीटा, दोबारा करवा लो यार कहीं बीटा गलत निकल गया। तो 10,000 मल्टीप्लाई 0.6, 15,000 मल्टीप्लाई 0.8, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 और 36,000 मल्टीप्लाई 0.01, आपका टोटल डिवाइड करेंगे 75,000 से, तो 0.3568 यही है सर 0.3568 है, और मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा 16.7 से, माइनस प्लस करूँगा मैं किससे 15.7 से, तो मेरा आएगा 9.74144 डिवाइड किससे करूँगा 0.3568 और इसको करूँगा 0.32 9.74144 9.74144 और यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस 0.3568, तो ये होगा 0.6432 डिवाइड करो 0.6432, आपका आंसर आएगा 15.1452736318, 15.1452736318 या फिर 15.15% या फिर 15.15% या फिर 15.145%। लिख भी देता हूँ सर, हमारे वाले तरीके से क्या आएगा 15.145% या फिर 15.5 भी कर दो, छोड़ो 4 हटाओ 15.5 कर दो, RF आपका आएगा 15.15%। अब इन्होंने क्या करा 14.7 निकाला, तो इन्होंने क्या करा अब हर एक का क्या कर दो, RF पता है हमें, RM भी पता है, हर एक के बीटा भी पता है, कैसे दे रखे हैं ना 0.6 0.8 0.6 0.01 सबकी इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिटर्न निकाल ली, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल ली, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल ली, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल ली, बस हमें क्या करना था 14.7। अब इन्होंने क्या करा 14.7 से सॉल्व करा, फिर लास्ट में कर दिया भाई वेटेड एवरेज वाले तरीके से भी कर सकते थे, वेटेड एवरेज से क्या करते यहाँ पे RF की जगह 15.15 लिखते हैं हर एक जगह, जैसे मैं आपको पहला वाला कैलकुलेट करा रहा हूँ 15.15 माइनस में RM कितना 16.7 माइनस में RF 15.15 मल्टीप्लाई बीटा 0.6 प्लस RF कितना है 15.15, जैसे पहले वाले का आंसर आपका था 16.08। तो ऐसे ही करके आपका सारे आंसर्स आपके दोबारा रिवाइज हो जाते, इन्होंने करके नहीं दिखाया, इन्होंने क्या करा भाई ऑल्टरनेटिवली आप इस वाले तरीके से भी कर सकते थे, ऑल्टरनेटिवली आप वेटेड एवरेज वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ऑल्टरनेटिवली क्यों करूं, मैं तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस ही दूंगा, पहली प्रायोरिटी हमेशा वेटेड एवरेज की होगी, हमारे पास डेटा भी गिवन है, डेटा गिवन नहीं होता तो मैं चलो तब भी सिंपल एवरेज करता, बट इन्होंने एग्जामिनर ने क्या करा है, जो भी जिसने स्टडी मैट बनाया उन्होंने पहले सिंपल एवरेज करा, फिर पूरा क्वेश्चन हो गया, पता चला नहीं यार ये तो गलती हो गई, हमें क्या करना था वेटेड एवरेज से करना था, अब उनको आलस आया दोबारा क्वेश्चन रिवाइज करने में, तो लास्ट में एक नोट चिपका दी कि भाई वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे, ये क्या बात हुई, बट क्या करें इंस्टीट्यूट ने करा है। तो आपको 0.3568 से करना है सर, आपका ये वाला बीटा निकलेगा, इस बीटा से आपका 15.15% आपका क्या आया, आपका RF आ गया,
RF 15.1% 15% आएगा और आपका वेटेड एवरेज बीटा आपका ये आएगा 0.3568। इससे आप क्या करोगे, सबके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और GOI बॉन्ड्स के आप क्या निकाल लोगे, CAPM मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लोगे अलग अलग। खत्म सर। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर भी कोई बात ही नहीं है, मैं क्या बताऊं सर, कोई बात ही नहीं थी, बट हमें एक ही चीज के ऊपर भिड़ना पड़ गया इनके साथ, दैट इज वेटेड एवरेज बीटा। होता कौन सा वेटेड एवरेज है, ये पहले सिंपल एवरेज करके करते हैं, लास्ट में नोट लिखना कि वेटेड एवरेज से। कोई लड़ाई नहीं है, आपको सिंपल वेटेड एवरेज से करना है। आंसर की मैं दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या क्वेश्चन करना है, 26। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका ना एमटीपी शायद आपको मुझे याद हो नवंबर 21 के अंदर ये क्वेश्चन भी है आपका। एमटीपी नवंबर 21 के अंदर ये वाला इन्होंने क्वेश्चन पूछा और बहुत लोगों से वाला क्वेश्चन हुआ भी नहीं था उस टाइम, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टडी मैट का चिपका हुआ क्वेश्चन है, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, कट कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 को कृपया करके काटा मारे, क्योंकि अगर किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 26 कर दिया वो क्वेश्चन नंबर 27 कर ही देगा, वो क्वेश्चन नंबर 27 कर ही देगा। देखो बीटा मांगा, इनिशियल प्राइस दे रखा है, मार्केट एंड प्राइस दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, तो फटाफट क्या करोगे, दोबारा आप क्या निकालोगे, RM निकालोगे। कैसे, मार्केट प्राइस एट दी एंड दे रखा है, अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया P1 माइनस में P0, अभी तो फॉर्मूला बताया था सर, ऊपर वाले में बताया था, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्लस D1 अपॉन में P0। ये क्या होता है, आपका होता है कि भाई रिटर्न निकालने का फॉर्मूला, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ना करके RM निकालने के लिए मैं टोटल बेस पे देखता हूँ भाई टोटल डिविडेंड कितना आया, फिर टोटल मैं देखता हूँ कैपिटल गेन कितना आया, डिवाइड करता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट से। देखो करो फटाफट, टोटल डिविडेंड कितना है हमारा, टोटल है हमारा 146 और कैपिटल गेन कितना है हमारा, मार्केट प्राइस एट दी एंड कितना है 50, टोटल भी कर लेते हैं 50 प्लस 60 प्लस 135 प्लस 1005, ठीक है। माइनस में क्या करेंगे 1000 माइनस में 45 माइनस में 35 माइनस में 25, 145 आया ना, 145 यही है ना, दोबारा कैलकुलेशन करूँ, दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर, क्या करें, गलती नहीं होनी चाहिए, वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ 145 हमारा आ गया कैपिटल गेन और 146 हमारा क्या गया डिविडेंड, दोनों को ऐड करो, आपका है 291 का टोटल हमारा क्या आ गया, रिटर्न आ गई। और कॉस्ट कितनी थी 1000 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 25, ये आपकी थी 1105, तो उन 291 प्लस डिवाइड बाई 1105 परसेंटेज में क्या आएगा 26.3348416289%, 26.3348416289% या फिर 26.33% या फिर 26.34%। तो मोस्ट अपलोड देखते हैं इन्होंने क्या 26.33 लिखा हुआ इन्होंने, इनकी आदत ही यही है 26.33%। तो 146 प्लस 145 डिवाइड बाई 1105 26.33%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये वाली चीज़ हम ऊपर करके भी आए हैं कि भाई मुझे RM नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल रिटर्न निकालने के बजाय मैं सबका टोटल करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ मेरा क्या बना, मेरा जो आया रिटर्न वो क्या होता है मार्केट का होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, हमारे पास वाले केस में 4 सिक्योरिटीज हैं, तो हमने चारों का क्या करा रिटर्न निकाला, टोटल बेस पे हमने देख लिया मार्केट का कितना है, वो आया 26.33%। फर्स्ट पार्ट वो सिंपल, क्योंकि आपने जिसने 26 करा है वो 27 करके आपका RM निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच, अच्छा हर एक सिक्योरिटी का क्या निकलवा रहा है, ये कह रहा है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, ठीक है। RF दे रखा 14%, तो खत्म, क्वेश्चन खत्म। CAPM क्या करते हैं, RF प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF, RF दे रखा 14%, बीटा दे रखे हैं प्लस बीटा भी, RM हमने निकाल लिया 26.33%, बस खत्म। देखो वही करा होगा इन्होंने, देखो 14% आपका क्या हो गया RF हो गया, 26.33 आपका RM था, 14% फिर RF था, तो ये भी कांस्टेंट रहा, बस बीटा चेंज होगा। देखो 0.8 0.7 0.5 0.01 ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, 0.8 0.7 0.5 0.01, इस तरीके से आपने क्या करा, हर एक सिक्योरिटी का आपने क्या निकाल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया 23.86 22.63 20.17 14.12। सर मुझे कराने की जरूरत है क्या, मुझे तो कैलकुलेटर पर कराने की जरूरत नहीं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्होंने फॉर्मूला क्या मल्टीप्लाई प्लस करा, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, क्या आपको ये नहीं पता 14 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 26.3 माइनस 14 आप कैसे सॉल्व नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे, तो सर ये तो आपको खत्म, मतलब कैलकुलेटर पे देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप फटाफट देखिए इन्होंने करा क्या, हाँ बस इन्होंने ये CAPM की इक्वेशन लगाई है, मुझे आती है वाली इक्वेशन, मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करा, पहले 26.33 RM निकाला और फिर तो हमें इस CAPM की इक्वेशन लगानी आती है, कैसे RF प्लस बीटा सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF, तो ये तो मुझे फिगर निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम ये सब निकाल ही लेंगे, इतना तो हम अपने आप पे हमें भरोसा होना चाहिए यार, ये तो हम निकाल ही लेंगे, इसकी तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बट अगेन आप कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, द एवरेज रिटर्न ऑफ इस पोर्टफोलियो, अब देखो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने क्या करा इंडिविजुअल, अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालनी होती है हमेशा वेटेड एवरेज बीटा निकालो,
ठीक है सर। तो वेटेड एवरेज बीटा हम निकाल सकते थे इसमें 0.8, 0.7, 0.5, 0.01 को मल्टीप्लाई करता मैं इनिशियल प्राइस से और इसका वेटेड एवरेज निकाल लेता बीटा। और फिर क्या होता, आरएफ हमें दे रखा है, हमने आरएम निकाल ही लिया, तो हम इसका कर देंगे जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में भी करा था, 26 के अंदर करा था हमने, है ना। 26 के अंदर हमने करा था। बट इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको वेटेड एवरेज बीटा नहीं निकलवा रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं निकलवा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या करा, फर्स्ट पार्ट में हमसे ना सब इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न मांग ली। ठीक है, जब सब इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न मांगी तो इसको वेटेड एवरेज कर दो। वेटेड एवरेज कैसे करोगे, आप फटाफट इनकी क्या करोगे, 25, 35, 45 और 1000 इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे। 25, 35, 45,000 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड पे क्या करोगे, वेटेड एवरेज कर दोगे। अब फिर से ये क्या गलती कर गए सर, ये दोबारा डिवाइड में सिंपल एवरेज कर दिया, डिवाइड बाय 4। इन्होंने डिवाइड बाय 4 फिर से सिंपल एवरेज कर दिया। देखो सबकी रिटर्न को फिर से सिंपल एवरेज कर दिया, 23.86 प्लस 22.63 प्लस 20.17 प्लस 14.12 डिवाइड बाय 4, 20.195, 20.19 या फिर 20.20। ठीक है, अब ये दोबारा गलती कर गए, यहाँ पे दोबारा वेटेड एवरेज होना था। मेरी एडवाइस ये है, आप कृपया करके वेटेड एवरेज करिए। और देखो दोबारा इन्होंने क्या करा, अब मैं दूसरा आपको तरीका बताया ना, वेटेड बीटा निकाल लो, मतलब वेटेड एवरेज बीटा निकाल लो और फिर आपकी एक ही बार सीपीएम वाली क्वेश्चन लगाओ। इन्होंने दोबारा वेटेड एवरेज बीटा निकालो, ऑल्टरनेटिवली वेटेड एवरेज हम निकालें कैसे, हम फिर से सिंपल एवरेज करेंगे, 0.5025 निकालेंगे। फिर से गलती कर गए, वेटेड एवरेज बीटा इसका क्या आएगा, आप देखो क्या आएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 35, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 45 और 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड क्या होगा, 1105 से होगा। क्या होगा, 1105 से ही होगा ना, डिवाइड बाय 1105। आपका आएगा कितना आएगा, 0.069, यही है क्या। दोबारा करके देखो, 1000 मल्टीप्लाई 0.01 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 45, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 35, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25, क्या आपका 77 आया टोटल। और टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी, टोटल कॉस्ट में लिखा है ना 1105 डिवाइड बाई 1105, तो आपका आएगा 0.06968325791। तो आपका ये वेटेड एवरेज बीटा आएगा, आपको यहाँ पे वाला पुट करना है। बट इन्होंने क्या करा, सिंपल एवरेज से निकाला है, भगवान वाली का क्यों, इन्होंने सिंपल एवरेज करके वेटेड एवरेज बीटा नहीं निकाला, सिंपल एवरेज निकाला है। बीटा को इन्होंने सिंपली क्या करा, टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर दिया और सिंपल जो आपका बीटा आया उसको इन्होंने क्या करा, इन्होंने पुट कर दिया किसके अंदर, सीपीएम वाली क्वेश्चन के अंदर, और इन्होंने पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल दी। बट अगेन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें कृपया करके आप क्या करोगे, आप हमेशा वेटेड एवरेज बीटा यूज करो। और मैं तो कहूँगा इन्होंने कुछ ज्यादा एक दो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे थोड़ी दिक्कतबाजी कर दी है कि भाई कहीं पे सिंपल यूज कर रहे हैं, किसी के अंदर वेटेड यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली होना वेटेड ही चाहिए, बट किसी के अंदर सिंपल यूज कर रहे हैं, तो आप कृपया करके ऑल्टरनेटिवली ये लिख देना नोट में, ऑल्टरनेटिवली आप सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी वेटेड एवरेज बीटा को दो। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी ऑल्सो सॉल्व बाय यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। और कहने के क्या मतलब, सिंपल एवरेज एक बार करके दिखा भी दो यार, क्या लगता है आपको, 0.8, 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 4 तो करना है। सिंपल आप बीटा भी निकाल दो, उससे एक बार आप सीपीएम करके सीपीएम वाली क्वेश्चन से आप सिंपल आपका पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकाल दो, तो फटाफट आपका सही रहेगा, आप सेफ जोन में रहोगे। क्योंकि आपका क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट वेटेड एवरेज बीटा है, बट अगर आप सिंपल से भी एक बार फटाफट एक नोट भी लिख दोगे ना, तो आप थोड़ा सेफ हो जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा हरकतें कर रही है, कहीं पे सिंपल कहीं पे वेटेड, तो यहाँ पे वही कर गए। और यहाँ पे तो नोट भी नहीं लिखा कि ऑल्टरनेटिवली वेटेड से कर सकते थे, ऊपर तो लिख के भी आए थे कि भाई हम वेटेड से भी कर सकते हैं, देखो वेटेड वाले से भी कर सकते हैं, वेटेड से। यहाँ तो इन्होंने वेटेड करा ही, यहाँ तो सिंपल करा। कैसे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, सिंपल करा और बीटा भी इन्होंने सिंपल निकाला, और यहाँ पे नोट भी नहीं लिखा कि भाई वेटेड वाले से भी कर सकते थे, इन्होंने सिर्फ सिंपल से करा। तो आप क्या करो, सिंपल जो आपका तरीका है वो आपका क्या है, आप वेटेड एवरेज से करो और आप क्या करो, आप नोट लिखो कि भाई सिंपल से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो सेम तरीका है, देखो वही है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 28 की आपको सेम टेबल मिलेगी, देखो कॉस्ट, डिविडेंड, मार्केट प्राइस, बीटा। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट, डिविडेंड, मार्केट प्राइस, बीटा। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे इन्होंने सिंपल करा है वेटेड करा है, हम तो पर पहली प्रायोरिटी वेटेड को देंगे। ठीक है, अज्यूम रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग सीपीएम। अच्छा हर एक के अंदर क्या निकालो, सीपीएम करके आप क्या निकालो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। अगेन क्वेश्चन नंबर 28 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 का ही रेप्लिका है, क्वेश्चन नंबर 26 का रेप्लिका है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो गया था, क्योंकि हमें आरएफ नहीं पता था, हमें आरएफ इन्होंने निकलवाया था। तो आप कृपया करके क्वेश्चन नंबर 26 मार्क करिए और क्वेश्चन नंबर 28 को कृपया करके काटा मारिए। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी ऐसी टेबल दी होगी हम क्या निकालेंगे, आरएम निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने आरएम दे नहीं रखा, इन्होंने क्या दे रखा है, आरएफ दे रखा है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमें आरएम भी निकलवाना पड़ा, जो 26 था हमें आरएफ भी निकालना पड़ा।
इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने RM नहीं दे रखा, हमें RM निकालना है, बट RF दे रखा है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में क्यों करूंगा। और फिर जैसे ही मेरा RM आ जाएगा तो सबके मुझे बीटा पता है, RF मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, CPM वाले मॉडल से हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था। दूसरे वाले पार्ट में सिंपल एवरेज रिटर्न, हो देखो यहाँ लिख दिया सिंपल एवरेज, इन्होंने यहाँ पे वेटेड एवरेज लिखा है, सिंपल एवरेज लिखा, तो जब ये स्पेसिफिकली लिख रहा है तो हम कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एवरेज कर देंगे। ऐसे बीटा सिंपल एवरेज करके क्या करो, CPM इक्वेशन लगा लो, या फिर हर एक की आपने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर CPM मॉडल से आपने हर एक सिक्योरिटी की रिटर्न निकाली, उसको आप सिंपल एवरेज कर दो। कैसे, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। यहाँ पे 4 है ना, 4 सिक्योरिटी, 3 इक्विटी शेयर्स हैं, एक PSU बॉन्ड्स है। तो सबसे पहले RM निकालो, RM दोबारा दोबारा वही तरीका, RM का क्या होता है, सबके आप क्या करो, कैपिटल गेन यील्ड प्लस डिविडेंड यील्ड डिवाइड बाय कॉस्ट। कैपिटल गेन यील्ड तो अभी देखते हैं, पहले डिविडेंड यील्ड देखते हैं क्या आ रहा है, करो इसका टोटल मारो क्या आ रहा है, 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 3400, ये आपका है 5800। और कैपिटल गेन कितनी आई आपकी, 8200 माइनस में 8200 का यहाँ फायदा हो गया, और 10500 माइनस 10000 यहाँ 500 का यहाँ फायदा हो गया, और 22000 माइनस 16000 यहाँ पे 6000 का यहाँ पे फायदा हो गया, और 32300 माइनस में 34000 यहाँ तो लॉस आ गया 1700 का आपका। तो ये आपका टोटल कितना आ गया, 1700 का लॉस प्लस आपका 6000 का फायदा प्लस आपका 500 का फायदा प्लस आपका 5000 का यहाँ पे फायदा हो गया। कैपिटल गेन 5000 और डिविडेंड का आपका हो गया 5800, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये तो आपकी कितनी आ रही, 34 प्लस 16 50,000 प्लस 10,000 60,000 प्लस 8,000 68,000 तो डिवाइड कर दो बस, 5800 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 68,000 आपका क्या आएगा, 15.8823529411%, 15.8823529411 या 15.88%, 5800 डिविडेंड हुआ, 5000 कैपिटल गेन यील्ड हुआ, टोटल कॉस्ट 68,000 थी, तो आपका RM क्या आ गया 15.8। अब क्या करना है, RF दे रखा होगा, क्या दे रखा है, RF 15%, तो यहाँ पे 15% RF। अब CPM में क्या होता है, RF प्लस बीटा सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF दे रखा है 15%, RM हमने निकाली 15.88, RF 15 दे रखा है, और क्या करना है, बीटा देखो दे रखा होगा 0.8, सब क्वेश्चन के अंदर यही करा है 0.8 0.7 0.5 0.2, एक लास्ट में 0.01 और होता है, यहाँ पे नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 0.7 0.5 0.2 अभी कैलकुलेशन मुझे कराने की जरूरत नहीं, और ना ही आपको करनी है कि 15.70 मैं टोटल कैलकुलेटर पे करूँ, यार आता तो है ये, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। 15.62 15.44 15.18 करना है तो सर पहला वाला कर लेना, बाकी तो सेम ही है ना, क्या करना है, बस बीटा ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या रहा है भाई, एवरेज रिटर्न निकालो, तो क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 करा तो 15.49 आया। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे करा है, ऑल्टरनेटिवली नहीं करा तो मैं आपको 15.49 एक और तरीके से भी निकाल देता हूँ। कैसे, आप वेटेड एवरेज बीटा करो, बीटा क्या आपका 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.2 डिवाइड बाय आप क्या करोगे 4, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.2 डिवाइड बाय आप करोगे 4, 0.55 आपका क्या आ गया, बीटा आ गया, वेटेड एवरेज तो यहाँ लिखेंगे ना। RF क्या आपका, RF 15 प्लस बीटा हमने क्या निकाला 0.55 इंटू RM क्या है आपका 15.88, RM 15.88 हो गया, माइनस में RF क्या हुआ 15, निकालो सर सॉल्व करना, 15.88 माइनस में 15 मल्टीप्लाई 0.55 प्लस 15, आंसर क्या आया 15.484, 15.484%, 15.484%, तो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है आपका। यहाँ पे क्यों अलग आया है, हमारा अलग भी कहाँ है, कितना डिफरेंस है 0.006 का है, वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हर एक स्टेज पे हर एक सिक्योरिटी की इन्होंने राउंडिंग ऑफ करी होगी, 15.70 15.62 15.44 15.18 इन्होंने हर एक की राउंडिंग ऑफ करी होगी, फिर उसका इन्होंने एवरेज करा है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक बार बीटा करा है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम है, शायद ये भी यही आ रहा होगा आपका 15.484 ही आ रहा होगा, देखो 15.70 प्लस 15.62 प्लस 15.44 प्लस 15.18 डिवाइडेड बाय 4, तो 15.485 ये आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.001 का ही डिफरेंस है, तो हमारी तो इसमें कोई इंस्टीट्यूट के साथ लड़ाई ही नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों आंसर आपके बिल्कुल ही सही है। ये वाला हमने तरीका क्यों करा, हमने बीटा वाला तरीका क्यों नहीं करा, क्योंकि जब भी पहले वाले पार्ट के अंदर ही हमसे क्या करवाता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न निकलवाता है, तो आप क्या करोगे, सबका डिवाइड कर दो, एवरेज कर दो, क्यों हम बेकार में बीटा के अंदर दिमाग मारे,
बट हाँ, अगर ये बीटा नहीं निकलवाता, तब हम, जब ये आपका अलग अलग सिक्योरिटी की आपकी रिटर्न नहीं निकलवाता, तब हम बीटा वाले तरीके से करते। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, अलग अलग सिक्योरिटी का हमें रिटर्न निकालने में टाइम वेस्ट होता है, और इतना टाइम हम क्यों बर्बाद करें, क्योंकि हमारा बीटा वाला तरीका बहुत शॉर्टकट है और नंबर भी पूरे मिलने हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऊपर 1-2 क्वेश्चन के अंदर ऑल्टरनेटिवली तरीके से बीटा वाले तरीके से भी करा था, जो कि इसमें आपका टाइम सेव होता है। आप पहले हर एक सिक्योरिटी की एक्स वाई जेड और पीएसयू बॉन्ड की आप इंडिविजुअल रिटर्न निकालोगे, तो उसको आप सीएपीएम लगाओगे, फिर सबका एवरेज करोगे, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक ही बारी वेटेड एवरेज बीटा निकालना है और एक ही बार सीएपीएम लगाना है। तो यहाँ पे इन्होंने वेटेड एवरेज बीटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट के अंदर अलग अलग इनकी सिक्योरिटी के रिटर्न निकालने का ही नंबर था। तो जब इनका नंबर था, हमने इसकी कैलकुलेशन करी, क्योंकि इन्होंने मांगा ही था, तो हमने क्या करा, इसका सिंपल एवरेज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत सिंपल, अगेन आपको करना बिल्कुल भी नहीं है सर, कृपया करके कांटा मारिए। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 29 काटा मरवाऊंगा, या आपको क्वेश्चन नंबर अरे मैं अभी पहले क्यों मार रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 29 काटा मारना है, क्वेश्चन नंबर 29 काटा मारना है। अभी तो पहले पढ़ेंगे ना, करेंगे अभी ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि आपको क्या 30 वाला क्वेश्चन इससे एक स्टेप इसके अंदर ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। वैसे है तो क्वेश्चन नंबर 30 भी सिंपल ही, इसको भी काटने मरवाना चाहिए, बट मैं आपको तब भी एक 30 आपको रखवा देता हूँ कि आप सेकंड थर्ड में कर लेना, 1.5 डे में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ कौन सा है, फेटलास कंपनी, ओके, प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड बाय द कंपनी 2 रुपीज 2 पर शेयर। तो मतलब क्या हो गया, ये D0 हो गया, कि प्रेजेंटली पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करंटली जो है शेयर का प्राइस 25 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएमपी आपका क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 25 चल रहा है, ठीक है। इन द मार्केट हाउएवर सेवरल फैक्टर्स आर लाइकली टू बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर एज इंडिकेटेड बिलो। अच्छा, एग्जिस्टिंग दे रखा है और कह रहा है भाई रिवाइज भी हो जाएंगे, कैसे, आरएफ दे रखा है और मार्केट रिस्क प्रीमियम है। अच्छा, आरएम नहीं है ये, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मतलब वो क्या होता है, ये ऑलरेडी आरएम माइनस आरएफ है, ये ऑलरेडी आरएम माइनस आरएफ है, क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम लिखा है। तो आप इस ये मत करना कि भाई आरएम माइनस आरएफ करेंगे, ये आरएम है ही नहीं, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, तो ये ऑलरेडी आरएम माइनस आरएफ की फिगर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा वैल्यू है, expected growth rate है, in the view of the above factors whether investor should buy hold or sell securities and why। अच्छा, तो क्या करोगे आप, पहले एग्जिस्टिंग का क्या निकालोगे, फेयर P0 निकालो, ऐसे रिवाइज का फेयर P0 निकालो, उसका 25 के साथ कंपैरिजन करो, फिर देख लेंगे भाई क्या करें, बाय करें, होल्ड करें या सेल करें। जब आपका क्या है, आपका फेयर P0 या जब आपका फेयर P0 आपका क्या है, मोर देन आपका करंट मार्केट प्राइस, सपोज आपका फेयर P0 आता है 30 और आपका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, आपका 25 चल रहा है, तो आपका शेयर क्या रहेगा, ओवर वैल्यूड रहेगा या आपका अंडर वैल्यूड रहेगा, आप बताइए। जब आपका फेयर P0 आपका 30 आया, मैं एक्सपेक्ट करूंगा भाई इसका प्राइस 30 होना चाहिए, बट मार्केट के अंदर इसका प्राइस 25 चल रहा है, तो इस शेयर क्या चल रहा है, आपका अंडर वैल्यूड चल रहा है, तो मैं इसे बाय कर लूंगा, है ना। कोई मार्केट मेरे अकाउंट 30 ही होनी चाहिए, मार्केट में 25 की लग रही है, कोई मार्केट में 25 की चीज बिक रही है, तो मैं जाके उसे खरीद लूंगा, तो बाय करेंगे। अगर मुझे लगता है इसका फेयर P0 मेरा 20 आ रहा है पर मार्केट में उसकी 25 की है, तो मुझे लग रहा है यार तो 20 की इसकी कीमत है, बड़ी मार्केट में 25 पे बिक रही है, तो मैं इसे जाके सेल कर दूंगा। और अगर क्या रहेगा, अगर दोनों बराबर आएंगे तो मैं होल्ड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देख लेते हैं इनका क्या करेंगे। सबसे पहले हम सीएपी मेथड से इसका निकालेंगे, के ही निकालेंगे, के ही निकल जाएगा तो आपका सिंपल फॉर्मूला होता है P0 निकालना कैसे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हम करके आए हैं सर, कैसे, D0 1 प्लस जी अपॉन में के ई माइनस जी, D0 1 प्लस जी अपॉन में के ई माइनस जी। तो हमारे पास ग्रोथ दे रखा है, D0 दे रखा है, हमें सिंपली के ही निकालना है, के ही निकालो, आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ दे रखा है हमें, आर एम माइनस आर एफ दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, निकालो सर फटाफट, ये मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है। 6 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1.4 प्लस आर एफ 12, तो इसका आएगा 20.4% और 20.4, और दूसरा वाला कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 1.25 प्लस 10 है ना, हाँ 15%, देखें 20.4% और आपका कितना है 15% आया। अब सर फॉर्मूला लगा दो, कैसे, D0 कितना है आपका 2 प्लस कितना है आपका जी, एग्जिस्टिंग के अंदर जी कितना ग्रोथ है आपका 5%, डिवाइड बाय 20.4 माइनस 5 मतलब 15.4 से डिवाइड होगा, ये आपका आएगा 13.63, 13.63 का 13.63 आपका P0। और रिवाइज के अंदर क्या होगा 2 प्लस ग्रोथ कितना है अब 9% डिवाइडेड बाय 15, आपका क्या आया था के आया था माइनस में 9 मतलब 6 से डिवाइड होगा 6% से, तो 36.33, ये आपका 36.33 है। अब कंपेरिजन कर लो, करंट क्या चल रहा है आपका प्राइस 25 चल रहा है, तो भाई जो चीज़ 25 की है बट मेरे अकॉर्डिंग 13 है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 13.33 है, किसके अंदर एग्जिस्टिंग के अंदर उसका प्राइस कितना है 25 प्राइस है, एग्जिस्टिंग वाले के अंदर मेरा जो आपका फेयर प्राइस आया 13.63 है, मुझे लगता है उसका प्राइस 13.63 है, पर उसका करंट में 25 प्रिवेल कर रहा है, तो मेरे क्या ये आपकी क्या अंडर वैल्यूड आपकी है, तो इसे क्या करेंगे, अंडर नहीं ओवर वैल्यूड है, तो आप क्या करोगे इसे सेल करोगे, तो इस तरीके से ये
कोई चीज़ 13.63 की मेरे अकॉर्डिंग है, बट मार्केट में 25 की वो चीज़ बिक रही है, तो मैं उसे जाके सेल कर दूंगा क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो गई। और सेकंड वाले केस में क्या है, 36.33 मेरी वैल्यू आई थी, बट मार्केट में उसकी 25 चल रही है, तो ये अंडर वैल्यूड है, मैं इसे बाय कर लूंगा। देखते हैं 25 का है आपका प्राइस एंड पॉसिबल 13.63, द शेयर्स नीड टू बी सोल्ड। देखो 13.60 का प्राइस चल रहा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 13.63 आया था, मार्केट में 25, तो मैं सेल कर दूंगा क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है, बिकॉज द शेयर इज ओवर प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय 11.37। और दूसरे वाले के सिनेरियो के अंदर जो आपका चेंज हो गया था ग्रोथ रेट और डिविडेंड, ग्रोथ रेट आपका क्या था 9% हो गया था, तो उसके अंदर क्या हुआ, आपका रिटर्न जो आपका के था वो 15% हो गया था, बट द पॉसिबल प्राइस आपका 36.33 आ गया था। तो उस वाले केस में क्या हुआ, इन्होंने क्या प्राइस एप्रिसिएशन 36.33 हुआ, तो हमारा क्या हुआ, ये आपका अंडर वैल्यूड हुआ, तो इसे हम होल्ड करेंगे, बाय नहीं करेंगे क्योंकि होल्ड करेंगे, क्योंकि द इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग है। ठीक है, द इन्वेस्टर वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो बाय कैसे करेंगे, जो चीज़ हमने ऑलरेडी बाय कर रखी है उसे बाय कैसे करेंगे, उसे ऑलरेडी होल्ड होल्ड है तो उसे होल्ड ही रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो आपका सिंपल तरीका था कि भाई अगर क्या होगा, हमने देखा 13.63 है, तो ये क्या हो गया, आपका ओवर प्राइस हो गया, 25 चल रहा है, तो ओवर वैल्यू वाली चीज़ को हम बेचते हैं, और हमारा 36.33 क्या हुआ और 25 ये आपका अंडर वैल्यूड हुआ, तो अंडर वैल्यूड चीज़ को बाय करते हैं, बट हमने ऑलरेडी बाय करा हुआ है क्योंकि होल्डिंग लिखा था, तो हम क्या करेंगे, उसे होल्ड ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, होल्ड, और यहाँ पे क्या होगा, सोल्ड। ये दो आपकी वर्ड हाईलाइट कर लो, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, यहाँ पे हो गया आपका सोल्ड। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हमने कहाँ करे हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। बट देखो 30th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग 5000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, करंट डिविडेंड इसका 3 है, तो अगेन ये D0 हो गया। मार्केट प्राइस देखो 40 है, ऊपर वाले के अंदर 2 था डिविडेंड और मार्केट प्राइस 25 था, यहाँ पे कितना है, देखो सेम क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे आपका 40 और 3, मतलब 3 आपका डिविडेंड है और 40 आपका प्राइस है। द इन्वेस्टर इज कंसर्न अबाउट सेवरल फैक्टर्स विच आर, ठीक है, तो फालतू ही कहानी लिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर में। डिविडेंड देखो RF दे रखा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, अगेन दोबारा ये क्या हो गया, ये आपका रिस्क प्रीमियम है, तो ये RM माइनस RF ही हुआ, बीटा दे रखा है, और आपका क्या दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखी है। ये चारों चीज तो पहले भी थी, अब क्या आ गया, अब सर एक चीज आ गई, नहीं क्या आ गई, क्या आ गया आपका, ये है डिविडेंड पेड और एंटिसिपेटेड, मतलब अब डिविडेंड भी चेंज हो रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड सेम था, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो 2 रुपए का डिविडेंड था वो एग्जिस्टिंग में भी सेम था, रिवाइज के अंदर भी सेम था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे करंट ईयर डिविडेंड 3 है और नेक्स्ट ईयर में 2.5, तो यहाँ पे डिविडेंड भी चेंज हो रहा है। तो सिंपल है तरीका, क्या दिक्कत है, सबसे पहले इनकी के निकालो, करंट ईयर की भी नेक्स्ट ईयर की, आपका इन्होंने ग्रोथ रेट दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, डिविडेंड भी चेंज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम P0 निकाल लेंगे, और हमारा क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस तो 40 दे रखा है, उससे कंपेयर कर लेंगे क्या चीज़ हमें क्या करनी है, ओवर वैल्यूड है तो सेल कर दो, अंडर वैल्यूड है तो होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे भी ऑलरेडी होल्डिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्ड ही करेंगे किसको, अंडर वैल्यूड वाली चीज को। अब निकालो यहाँ वाले केस में के कितना आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 12 18.5, और यहाँ पे कितना है, नेक्स्ट ईयर में कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस 10, यहाँ पे है 15.6, ये है ना 18.5 15.6, दिखा ना सर फटाफट, यहाँ पे भी आओ फटाफट, 18.5% 15.6%। अब क्या करेंगे, P0 निकालेंगे कैसे, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर करंट ईयर के अंदर 3 प्लस D0 1 प्लस G कितना 9%, डिवाइड बाय 18.5 माइनस 9%, मतलब 9.5 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा आपका 34.42 30.42। इरेज कर 34.42, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं D0 कितना 2.5 प्लस G कितना 7%, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो, के माइनस जी, के है 15.6 माइनस 7, ठीक है G 7 है, तो क्या होगा 8.6 से डिवाइड होगा, तो आपका आएगा 31.104 30.10 31.10, और करंट प्राइस आपका क्या चल रहा है, 40 चल रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो गए आपके, दोनों क्या हो गए आपके, अंडर वैल्यूड हो गए, अंडर वैल्यूड हो गए, ओवर वैल्यूड हो गए, बताओ, कंफ्यूज नहीं होना सर, कुछ सोचो। आपका करंट प्राइस क्या चल रहा है, आपका मार्जिन 40 चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 34.42 आया, मेरे अकॉर्डिंग 31.10 आया, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू 34.42 है, मार्केट 40 चल रही है, तो आपका ओवर वैल्यूड हो गया, हम क्या करेंगे, इसे सेल करेंगे, दोनों केस में सेल करेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत। मार्केट प्राइस 40 है, हायर इन कंपैरिजन टू इक्विवेलेंट प्राइस 34.42 एंड रिवाइज 31, अंडर दिस सिचुएशन इन्वेस्टर शुड सेल शेयर, दोनों केस में क्या करेंगे, ये सेल करेंगे, ये दोनों केस में क्या ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है सर, ओवर वैल्यूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा जाए, हमने क्या देखा जाए तो हमें क्या करना है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 भी देखने वाला जरूरत नहीं है, बट मैंने तब भी कहा आप देख लो, सेकंड तक देखना, सेकंड और थर्ड डिवीजन तक देखना, अदरवाइज अदरवाइज आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड और इवन थर्ड, थर्ड में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसलिए क्या करूंगा मैं आपको 30th क्वेश्चन भी आपको काटा मरवाऊंगा, क्योंकि इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन में सिक्योरिटी वैल्यूएशन में करें। क्वेश्चन नंबर 29 काटा मारना ही है, क्योंकि 29 और 30 दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 भी कट गया, 30th भी कट गया, 28 मैंने आपको काटा मरवा दिया है, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम पहले ही कर लिया हमने, इसमें सिंपल एवरेज था, क्योंकि ये जो 28 क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 से बिल्कुल सिमिलर है और 26 के अंदर तो एक चीज ज्यादा भी है, कैसे हमने आरएफ भी निकलवाया उसने, आरएम तो हमने निकाला 26 के अंदर भी, हमने 28 के अंदर भी आरएम निकाला, आरएम हमने 26 में भी निकाला, हमने आरएम 28 के अंदर भी निकाला, बट 26 के अंदर हमने एक और चीज एक्स्ट्रा निकाली, दैट इज आरएफ, जो कि हमने क्या करा था, हमने 28 के अंदर नहीं निकाला था, आरएफ हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। और 26 के अंदर हमने एक और चीज देखी, हमने क्या करा, सिंपल एवरेज तो लगाया, इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेड एवरेज का भी एक नोट लिखा था, 28 के अंदर लिखा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 26 वाले को देखेंगे, और नवंबर 21 के आर्टिकल में एमटीपी में भी आया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 26 को मार्क करेंगे और 26 को मार्क करेंगे, 28 को काटा मारेंगे, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका कंपेरिजन भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 काटा मानना ही है, कि जब आपने क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 27 करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 26 क्वेश्चन हमने रखा, 25 हमने काटा मारा है, क्यों सर, इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने बीटा बीटा निकलवाना मांगा, इन्होंने क्या करा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वेटेड एवरेज कर दो, या तो हर एक की आप क्या करो, इंडिविजुअल रिटर्न निकालो उसका वेटेड एवरेज करो, या फिर वेटेड एवरेज बीटा निकाल के एक ही बार में सीपीएम लगा दो, और उसके बाद क्या करना था, एडवाइस करना था बेटर को, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का क्या था, इसका बीटा बनता बेटर का भी और निफ्टी का भी बनता, तो क्या करेंगे, कोई है ही नहीं, इंडिफरेंट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल था, काटा मारा। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने काटा मारा है, बट इसके अंदर हमें सी पार्ट रखा है, वो भी इसकी लैंग्वेज की वजह से, कि भाई मांगना क्या चाहता है, ये लिखेगा ऑल्सो शो वेल हाउ वेल द फंड विल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन टू द इंक्लूजन ऑफ स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए टू द पोर्टफोलियो, तो ये मांगना क्या चाहता है ये समझ ही नहीं आएगा, इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर सी रखा है, पार्ट सी रखा है क्वेश्चन नंबर 24 का, क्या रखा है, शार्प रेशियो मांगना चाहता है, तो 24 का सी पार्ट हमने रखा है, सिर्फ ए और बी बेकार है, कुछ भी नहीं करने, क्या ए के अंदर सबसे पहले मांगा वेट क्या होंगे, बी के अंदर क्या क्या, इन्होंने बी के अंदर कहा कि भाई सबसे पहले ए के अंदर वेट निकाला, बी के अंदर उन्होंने क्या करा, उस वेट से ही आप एसडी निकालो, तो ए और बी सबसे बेकार पार्ट थे, आपको सिर्फ सी वाला पार्ट रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बेकार है सर, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर क्या करा, कह रहा है वेटेड एवरेज बीटा निकाल के दिखाओ, वेट आपको पता नहीं है, वेट हम आपसे निकलवाएंगे, आपको वेट निकालने नहीं आते, ऐसा इंस्टीट्यूट कह रहा है, तो भाई हम क्यों करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 क्यों करेंगे, हमें वेट निकालने नहीं आते यार, क्या बात कर दी आपने। और थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिया कि भाई मार्केट का बीटा 1 है, उस पर इतनी रिटर्न है, तो दोनों पार्ट में फर्स्ट और सेकंड में आपने क्या निकाले थे, आपने बीटा निकाले थे, अब उस पर बताओ कितनी होगी, कितनी रिटर्न होगी, तो क्या है, तो यूनिटी मेथड है, अगर 1 बीटा पे 12% है तो 1.22 बीटा पे कितनी होगी, मल्टीप्लाई 1.22, और 1% पे अगर 12% है तो मल्टीप्लाई 1.335 बीटा पे कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 23 भी आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22 सर बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 करने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 करने की जरूरत है, इन्होंने क्या मांगा, क्वेश्चन नंबर 22 आप मार्क कर लीजिए, चलो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 22 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमने 26 मार्क करा था, बट दोनों की टेबल भी आपको ऑलमोस्ट सेम है, देखो मार्केट प्राइस दे रखा है, बीटा दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड दे रखी है, बट इसके अंदर एक चीज क्या थी, हमने सबसे पहले वेटेड एवरेज बीटा तो निकाला, हमारा कितना था 1.46 आया था, बट हमें देखना था हमारी करंट यील्ड है हमारी कितनी 19.5 24 17.5 26, तो हम देखेंगे भाई पोर्टफोलियो की कितनी रिटर्न है, तो वो हमने निकाल लिया, कैसे सीपीए वाले मेथड से निकाला, सीपीएम वाले मेथड से नहीं, आपने हमने निकाला वेटेड एवरेज करके, भाई डिविडेंड यील्ड थी ना, तो हमने क्या करा, इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, 60,000 मल्टीप्लाई 4.2 ने मल्टीप्लाई 19.5%, इसका हमने रिटर्न निकाला, और कॉस्ट देखी कितनी थी 11 लाख समथिंग लाइक कुछ थी, तो हमने इसका क्या निकाला, हमने रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाला, तो वो हमने निकाल लिया, उसके बेस पे हमने देखा कि भाई जब पोर्टफोलियो रिटर्न कितनी है तो उस पर कितना बीटा होना चाहिए, वो आया था हमारा 1.42 आया था, तो हमारा 1.42 बीटा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में कितना वेटेड एवरेज आ रहा है, वो आ रहा है हमारा समथिंग लाइक 1.46, तो हमारा क्या मार्जिनल रिस्क है, तो आप क्वेश्चन नंबर 22 रख लीजिए इंपॉर्टेंट, या आप लास्ट में भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपली काटा मारना ही था, इसमें क्या था भाई, इन्होंने सिंपल क्वेश्चन करवाया ही है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, ये आपका बीटा निकलवा रहा है, वेटेड एवरेज आपकी एसडी आपका निकलवा रहा है, पोर्टफोलियो एसडी निकलवा रहा है, वेटेड एवरेज आपका मतलब बीटा निकलवाया तो मतलब पोर्टफोलियो बीटा भी निकलवाया, और वेटेड एवरेज आपकी क्या निकलवाई है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलवाई, मतलब पोर्टफोलियो की आपकी इन्होंने रिटर्न भी निकलवा दी, कोई दिक्कत नहीं थी। और फर्स्ट वाले पार्ट में इन्होंने क्या करा, बी में इन्वेस्ट करें या ए में इन्वेस्टमेंट करें, तो ऑब्वियसली जिसका रिस्क कम हो और जिसका क्या रिटर्न हाई हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अगर दोनों ही फ्लक्चुएट हो रही है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 में नहीं लग रहा था। तो देखा जाए 10 क्वेश्चन में से हमने कितने मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 21 काटा, 22 रखा, 23 काट दिया, 24 का एक पार्ट रखा, तो चलो 24 भी ले लो, 25 काट दिया, 26 रखा है,
27 काट दिया, 28 काट दिया, 29, 30 भी काट, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। 3 में भी देखा जाए तो 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट था, क्वेश्चन नंबर सी, और वो भी क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 का सी था, कौन सा था देखते हैं। 24 का सी था, वो भी उसकी लैंग्वेज की वजह से, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। तो सर ये था मेरी तरफ से आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 टू 41 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर रैप हो जाएगा, उसके बाद एक और वीडियो भी आएगी आपकी, इलस्ट्रेशन है कुछ 10-15 या 10-12 इलस्ट्रेशन, वो भी करेंगे। तो टिल देन आप क्या करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। एंड यस, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन please click on like, subscribe, as well as share these videos with all of your friends. And at the end, what I would like to say to all of you is enjoy, and all the best of luck, all the future chartered accountants, for your upcoming examination. Enjoy. Bye bye. Enjoy करिए सर. Bye bye. Bye bye.